ये वाईफाई कनेक्टेड है जो डायरेक्ट सीएम देख सकते हैं कि क्लास में क्या हो रहा है, या सिर्फ रिकॉर्डिंग वाले कैमरे हैं? एक तो मैं ये बोलूँगा कि अतिशी मैम बहुत ही मिलनसार हैं। आप कभी भी उनकी कोई फ़ोटो देखें या कभी भी उनके साथ घूमें तो जनता से ऐसे मिलती हैं जैसे उनके घर का कोई इंसान है। वो लेकर एक बयान भी आया था बीजेपी का कि वोटिंग जो है स्कूल में शायद ना कराई जाए, कुछ ऐसा मेरे को याद नहीं है पूरा, पर ऐसी कुछ था कि स्कूल देख के वोटर बदल जाता है। कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर किसी देश को आगे बढ़ना है और विकसित होना है तो वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है तो फिर आपकी बातें बहुत सारी हवा में रहती हैं। जैसे ट्रम्प जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनकी पत्नी भी आके दिल्ली के अंदर स्कूल देख के गई, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं विदेशों के जो हमारे दिल्ली के अंदर आके दिल्ली के स्कूलों को देख कर गए हैं, उनकी तारीफ करके गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें दिल्ली से कॉपी हुई हैं। मतलब देश के किसी कोने से और दिल्ली जो देश की राजधानी है, ज़्यादा अंतर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में था नहीं। वही टूटी फूटी बेंच, वही पंखे बने हुए, पंखे के जो वो होते हैं वो सारे टूटे हुए हैं। किसी में लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, दीवारें टूट रही हैं, पेंटिंग सही नहीं है, ब्लैक बोर्ड ऐसे हो गए कि बच्चों को दिख नहीं रहा है। तो सीएम से मिलने का कोई ऐसा तरीका है कि आप इंसान अगर चाहे कि मैं अपनी कंप्लेंट कहीं जिसकी सुनवाई ना हो रही हो सरकार में, कहीं मान लीजिए नीचे अधिकारी नहीं सुन रहे, तो वो सीएम तक कैसे पहुंच सकता है? उसके लिए आपको अगर सिंपल आपको कंप्लेंट रिजॉल्व करवानी तो आप पीजीएमएस में कंप्लेंट कर सकते हैं। वो कंप्लेंट डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। वो 2015 से ही कॉन्टिन्यूअस अरविंद सर की अध्यक्षता में वो बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हमारी जो नई मुख्यमंत्री बनी है, लोग उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी से उम्मीद करी थी कि उन्होंने जैसे काम करा है जनता के लिए, तो आतिशी जी भी वैसा ही करेंगे। उनसे भी एक उम्मीद है कि हो सकता है वो और ज़्यादा ही उम्मीदों पे खरी उतरे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सतीश लोटा। दोस्तों, आपने देखा था दुकान खोली थी, बोनी करी थी पिछली बार, तो बाबूजी मोमोज़ के जो फाउंडर्स हैं उनका मैंने करा शूट जो है और एपिसोड बनाया, तो एपिसोड में काफ़ी कमियां रहेगी। वो पिछली बार जहाँ करा था वो एक्चुअली फ़ोटोग्राफरों का कई चीज़ों का आपको पता ही है क्या होता है कि वो कर दिया खराब, तो वो ढंग से उसमें आवाज़ में भी काफ़ी कमियां हैं, वीडियो में भी काफ़ी कमियां निकली। अब किसी से लड़ झगड़ के तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो बस ये अभी ये सेकंड एपिसोड है, ये हम शूट कर रहे हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उस शख्सियत ने पर्दे के पीछे रहकर जो काम करा है वो आज पूरी दुनिया देख रही है, और एक टीम जिसने दिल्ली सरकार के अंदर रहकर जो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है, उस पे जो काम करा है, उसकी मुरीद पूरी दुनिया है। जैसे ट्रम्प जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उनकी पत्नी भी आके दिल्ली के अंदर स्कूल देख के गई, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं विदेशों के जो हमारे दिल्ली के अंदर आके दिल्ली के स्कूलों को देख कर गए हैं, उनकी तारीफ़ करके गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें दिल्ली से कॉपी हुई हैं। तो नाम तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर हमारे जो थे अरविंद केजरीवाल जी, उनका हुआ है, और काफ़ी और मंत्री हो गए हो, पर जो पीछे टीम काम करती थी उनका कभी हमने नाम देखा नहीं कहीं पे कि भाई कोई नाम हुआ या कुछ हुआ। बस उन्होंने काम करे, हाँ उन्होंने काम करा, उनका काम बोलता रहा, वो चुपचाप काम करते रहे, पर्दे के पीछे रहे, कभी नाम की परवाह नहीं करी। तो आज ऐसे ही एक इंसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, एजुकेशन टीम का वो हिस्सा हैं दिल्ली की, और आतिशी जी जो हमारी नई मुख्यमंत्री है उनके साथ मिलकर उन्होंने एजुकेशन पे काम करा है, मनीष सिसोदिया जी के साथ और इनके साथ, और दिल्ली के अंदर क्या चेंजेस आए हैं और क्या आगे चेंजेस आने हैं स्कूलों में, और क्या क्या ऐसे काम है। हमें तो सिर्फ यही पता है कि भाई जो स्कूलों के अंदर काम हुआ है, स्कूलों में काम हुआ, पर स्कूलों में क्या काम हुआ उनको लेकर अभी जानते हैं। मिलते हैं शैलेश श्रीवास्तव जी से। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। हाँ, आपसे सवाल है यही कि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है,
जो दिल्ली सरकार में हमने सुनते आ रहे हैं, जहाँ भी मैं भी कहीं जाता हूँ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी मेरी रिश्तेदारी है, यारी दोस्ती है यूपी में, तो वहाँ एक ही बात होती है, भी शिक्षा पे काम हुआ है, शिक्षा पे काम हुआ है। उनके दिमाग में ये बात बस गई है। मगर शिक्षा पे क्या काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, आप लोगों ने टेक्निकली कुछ काम करा है, क्या ऐसा करा है कि जो इतना बड़ा नाम पूरे विश्व में गूंजने लग गया कि अरविंद केजरीवाल के स्कूल जो है, आप अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से सेना हो, आप पर्दे के पीछे रहकर काम करते हो। और ये छोटी बात नहीं कि पर्दे के पीछे रहकर इतनी मेहनत करना कि आपका काम बोले, तो वो कैसे हुआ, उसको कैसे स्टार्ट करा, क्या करो, उसके बारे में ज़रा बताएंगे। तो 2015 की बात है, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, तो उस समय बात ये हुई कि एजुकेशन पे हमेशा से बात होती थी कि एजुकेशन पे काम करना है। और अरविंद जी का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रॉमिनेंटली ये मानना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर किसी देश को आगे बढ़ना है और विकसित होना है, तो वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर एजुकेशन अच्छी नहीं है तो फिर आपकी बातें बहुत सारी हवा में रहती है, क्योंकि फिर आप नंबर्स पे खेल रहे होते हैं। आपकी जो जब हम घर बनाते हैं तो जो हम नींव डालते हैं वो बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश तो लोगों से बनता है, जो लोग हैं वही देश बनाते हैं। वो अरविंद जी का बहुत अच्छे तरीके से मानना था। तो जब 2015 में सरकार बनी, तब से हम देख सकते हैं कि सिर्फ बातों में नहीं था, 25% बजट, किसी स्टेट का 25% बजट एजुकेशन में देना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ये तो खैर ये किसी और राज्य में नहीं है, उसके पहले भी नहीं हुआ और अभी तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, किसी और राज्य में नहीं, सिर्फ दिल्ली में फिलहाल। जी, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, ये मैं आपको बात 2015 की बता रहा हूँ। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1952 में पहली बार इलेक्शन हुए थे, 1952 से लेके 2024 तक किसी भी स्टेट ने अपना 25% बजट एजुकेशन को नहीं दिया है। अच्छा जी। अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में दिया था, उसके बाद लगातार कॉन्टिन्यूस देते आ रहे हैं, 15 में, 16 में, 17 में, हर साल जो बजट दिया उसमें 24%, 25% बजट एजुकेशन को दिया है। तो वहीं से दिखता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी नीयत कैसी है। उसके बाद फिर मनीष जी ने उस पर काम करना शुरू किया। अगर आप मनीष जी को सुनेंगे कभी, उनके थॉट सुनेंगे एजुकेशन को लेके, वैसे तो उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, मेरे ख्याल से 15 के आसपास डिपार्टमेंट थे जब वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन उनका 50% समय वो सिर्फ एजुकेशन को जाता था। 50% समय, मतलब एक इंसान जो उप मुख्यमंत्री है, वो सुबह 6 बजे उठ के, डेफिनेटली उनकी रात खत्म होती होगी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। हाँ, ये है, इतने बजे से पहले तो वैसे भी कोई नहीं सोता, आम इंसान। हाँ, और उनके पास मुख्यमंत्री हैं। हाँ। सुबह 6 बजे उठ के वो अपने घर से रेडी होके सुबह 6:30 बजे किसी स्कूल की जो असेंबली होती है वो अटेंड करना। वो भी ऐसा नहीं कि अपने घर के आसपास की, उनका घर मथुरा रोड पे है, वो कई बार कापासेड़ा, कई बार मालवीय नगर, कई बार द्वारका, पालम, नजफगढ़, यहाँ के स्कूलों की असेंबली वो मॉर्निंग में 6:30 बजे पहुंच जाते थे अटेंड करने। तो आप डेडिकेशन समझ सकते हैं। और उनको अच्छा लगता था कि बच्चों से कैसे बात की। तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस थी सतीश भाई, उनका सिंपल ये मानना था कि हम जाएंगे लोगों के पास, लोग हमें खुद बताएंगे कि समस्या क्या है। तो जब वो स्कूलों में जाना शुरू किया तो उन्होंने सरकारी स्कूलों की हालत देखी। मतलब देश के किसी कोने से और दिल्ली जो देश की राजधानी है, ज़्यादा अंतर स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में था नहीं। वही टूटी फूटी बेंच, वही पंखे बने हुए, पंखे के जो वो होते हैं वो सारे टूटे हुए हैं, किसी में लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, दीवारें टूट रही हैं, पेंटिंग सही नहीं है, ब्लैक बोर्ड ऐसे हो गए कि बच्चों को दिख नहीं रहा है। तो सेम वैसा ही था। तो जब मनीष जी स्कूलों में घुसे, टॉयलेट है तो टॉयलेट की बदबू आपको, जैसे अतिशी मैम कहती हैं कि जब हम स्कूलों में जाते थे तो हमें ये पता नहीं करना पड़ता था टॉयलेट है कहाँ पे, उसकी बदबू हमें वहाँ तक लेके जाती थी कि टॉयलेट कहाँ पे। नहीं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, ये पालम में सरकारी स्कूल है, पालम गाँव नंबर 1 कहते हैं इसको। उस टाइम जंग बहादुर सर हुआ करते थे हमारे प्रिंसिपल, इस टाइम वो रिटायर्ड हुए हैं डीडी, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे से जी। तो उस टाइम बाथरूम से तो बदबू तो आती रही, पानी के नाम पे काली टंकी रखी थी जिसमें पानी था, टूटी लग रही थी। ठंडा आगे तो भूल ही जाओ, बस पानी आता था वो भी साफ़ नहीं होता था। ये तो मैं खुद, मतलब मैं गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है, टूटे डेस्क होते थे और मतलब कुछ ऐसा कुछ था, खास था नहीं। पीने को हम तरसते थे कि अंदर कूलर लगा होता था वो टीचर्स के लिए,
हम सोचते थे कब इसमें से पानी पी पाएंगे। तो ये सब हाल तो मैंने खुद देखा है, मैं खुद सरकारी स्कूल से पास आउट हुई, तो मुझे इनका पता है कि हाँ ये चीज़ें थी। और आज मेरी बेटी पढ़ती है सरकारी स्कूल में, तो आज मैं जो चेंजेस देखता हूँ तो मैं देखता हूँ हाँ ये वाक्य, और मैं ही नहीं मतलब काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो मतलब आम आदमी पार्टी को मतलब पसंद नहीं करते हैं, पर हाँ वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के आने से चीज़ों में सुधार हुए हैं। हाँ, तो ये है कि जब हमने वहाँ जाना शुरू किया तो सबसे पहले तो हैरान थे शुरू कहाँ से करें। हाँ चीज़ें इतनी बड़ी हुई थी, इतनी सारी चीज़ शुरू कहाँ से करें। हाँ। तो फिर तब मनीष जी ने जब जाना शुरू किया तो लोगों से बात करना शुरू किया, प्रिंसिपल से बात करना शुरू किया, टीचर से बात करना शुरू किया, बच्चों से बात करना शुरू किया, उनकी समस्याएं लेनी शुरू की। तब फिर पता चला कि सबसे पहले तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं किसी टीचर से बोलूं कि आप सही से पढ़ा नहीं रहे हो, उसकी क्लास में पंखा नहीं चल रहा है, उसकी क्लास में ब्लैक बोर्ड से बच्चों को दिख नहीं रहा है, उसके बाद अगर मैं टीचर पे प्रेशर बनाऊं तो ये थोड़ी नाइंसाफी है, ये तो है ना। अगर मैं प्रिंसिपल से बोलूं कि तुम स्कूल पे ध्यान नहीं दे रहे, ये तो वही बात होगी, कूड़ा फेंकना पर कूड़ेदान नहीं है। हाँ तो कहाँ फेंका जाए। हाँ तो उन्होंने इसीलिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू किया कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू किया, और उसके बाद फिर टॉयलेट वॉशरूम बनवाने शुरू किए, टीचर्स की ट्रेनिंग पे ध्यान देना शुरू किया। पहले टीचर्स की ट्रेनिंग मतलब मैं आपको बताऊं, टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती थी वो जो नॉर्मल टेम्पलेट है कि साल में 1 या 2 बार ट्रेनिंग होगी, जाएंगे वहाँ पे और नॉर्मल पंखे लगे होंगे, एक कोई आएगा सामने बोल रहा होगा। और उसके बाद मैं आपको बहुत हैरानी की बात बताता हूँ, टीचर्स को जैसे जो फैसिलिटी है तो सरकार की तरफ से हर पर टीचर के हिसाब से रुपए दिए जाते थे, मेरे ख्याल से शायद 200 या 300 रुपए दिए जाते थे। कौन देता था? सरकार जो देती थी ट्रेनिंग, पहले टीचर्स ट्रेनिंग के लिए 2015 के पहले की बात बता रहा अच्छा हूँ। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि 200 या 300 रुपए पर टीचर के हिसाब से मिले, उसके बाद फिर जिसमें सारी व्यवस्था मिल जाती थी, बाद में कुछ उनके 50 रुपए के आसपास बचते थे जो रिफ्रेशमेंट के लिए। अब 50 रुपए का रिफ्रेशमेंट कौन लेके आएगा, तो क्या करते थे, टीचर्स को 50 रुपए हाथ में देते थे। अरे वो टीचर है, हम उस देश के रहने वाले हैं जहां पे गुरु को भगवान माना जाता है, हाँ। या भगवान से बड़ा माना जाता है। हाँ आप उस टीचर को 50 रुपए हाथ में दे रहे हो, मतलब उसकी क्या इज्जत रह गई। तो वो हालत थी। वहां से फिर जब हम टीचर्स हमने ट्रेनिंग कर, शर्म करने वाली बात है, हम सबके लिए भी है कि हम सबने शिक्षा व्यवस्था को, हमारे देश के वोटरों ने शिक्षा व्यवस्था को इतना वो नहीं समझा कि जिस वजह से सरकारें आती चली गई और हम इनके नाम पे वोट डालते चले गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहां से ट्रेनिंग फिर जब अगली बार आए, अब जब वो टीचर्स वही ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हम उनकी विदेशों में ट्रेनिंग करवाते हैं, IITs में ट्रेनिंग करवाते हैं, IIMs में ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे स्कूल में ACs लगे हुए हैं, ACs में बैठ के, तो अब क्या है, वो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके पसीने नहीं निकल रहे हैं, है ना। उसका ध्यान ये नहीं कि यार मेरी चेयर कहीं टूट ना जाए, या एक ही चेयर पे 2 लोग नहीं बैठे हुए हैं, या बेंच डाल दी स्कूल वाली, हाँ 3 बच्चों की बेंच है, उस पर 3 टीचर बिठा दिए। एकाग्रता जो बनी रहनी चाहिए। तो अब टीचर का ध्यान है कि जो मुझे बताया जा रहा है उस पर मैं ध्यान, आसपास के एनवायरनमेंट पे उसका ध्यान नहीं है। रिफ्रेशमेंट उसको पता है कि यार चाय मुझे दौड़ के नहीं लेने जानी है ना, चाय मुझे आराम से मेरी टेबल पे आ जाएगी। ये सारी चीजें हमने रिस्पेक्ट देनी शुरू की। वही टीचर्स हैं, वही प्रिंसिपल्स हैं। स्कूल कैसे बदल गए? सिर्फ इसलिए बदल गए क्योंकि इंटेंशन बदल गई। हमने उनकी रिस्पेक्ट देना शुरू किया, उनको वो माहौल देना शुरू किया, तब उन्होंने अपना रिस्पॉन्स देना शुरू किया। एक आपको एक थ्योरी है, मैं आपको बताता हूं कि किसी भी संस्था में 20% ऐसे लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट पे उनका फर्क नहीं पड़ता है, वो अच्छा काम करते ही रहते हैं। कैसा भी एनवायरनमेंट हो, 20% लोग अच्छा काम ही करेंगे, और 20% लोग ऐसे होंगे जो आप कुछ भी कर लें वो अच्छा काम नहीं करेंगे। आप कुछ भी कर लें, आप भगवान को उतार लें, वो अच्छा काम नहीं कर सकते। बचे जो 60% है वो माहौल देखते हैं कि माहौल क्या चल रहा है, किस तरफ हवा, बोलते ना बयार किस तरफ चल रही है, किस तरफ बयार चल रही है। तो हमने सिर्फ इतना किया कि हमने बयार दिखाई कि हम स्कूलों को सही करना चाहते हैं। तो 20% तो पहले ही अच्छे थे, वो तो हमेशा अच्छे थे। जो 60% जो था वो हम एक तरफ और लिया, तो अब हो गया 80%। इन 80% ने काम करना अच्छे से शुरू कर दिया। इनकी देखा देखी जो 20% थे वो भी थोड़ा सा वो हो गए हैं कि यार मानने तो लगे, काम तो हो रहा है। हाँ जैसे एक और आपको बताता हूँ, आपने ये जो टीवी और मूवीज आते हैं, इनके जो अवार्ड फंक्शन आपने देखे होंगे, रेड कार्पेट पे लेके आते हैं। हाँ
आप कभी हमारे जो स्कूलों के जो टीचर्स डे होता है हमारा 5 सितंबर को, पहले टीचर्स को अवार्ड दिए जाते थे 5 सितंबर को, सिर्फ अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद स्कूलों में दे दिए गए या कहीं छोटा मोटा फंक्शन हो गया। अब हमारा इस फंक्शन त्यागराज स्टेडियम में होता है। जितने टीचर्स को अवार्ड मिल रहा होता है सबकी फोटोज लगती है, अच्छा, रेड कारपेट बिछता है, उनको एकदम सेलिब्रिटी की तरह फील कराया जाता है। उनको डिप्टी सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर ये आके अवार्ड दे रहे होते हैं, उनके नाम हर जगह लिखे अच्छा, होते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी भी स्टेट में नहीं होता है। अच्छा, दिल्ली में तो नहीं होता था, किसी भी स्टेट में आज भी नहीं होता है। जैसा हम दिल्ली में उनके रेड कारपेट बिछाते हैं, क्योंकि हम टीचर्स और प्रिंसिपल्स को जब रिस्पेक्ट दे रहे हैं तब वो हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी सुविधाएं थी, जैसे पहले क्या था कि प्रिंसिपल्स को काम करने के लिए कोई छोटे मोटे खर्चे के लिए भी ऊपर परमिशन लेनी पड़ती थी। हर चीज़ के लिए ऊपर से परमिशन लेके आओ। हम ये कहते हैं कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है, स्कूल का लीडर है, तो उसकी थोड़ी तो ऑटोनॉमी दे दो, उसको कुछ तो डिसीजन अपने आप लेने दो। हाँ, सही बात है, वो स्कूल चला रहा है उसकी, और जैसे ऐसे तो प्रिंसिपल बना नहीं, उसको प्रिंसिपल बनने के लिए उसने एग्ज़ाम दिए हैं, उसको एग्ज़ाम क्रैक करा है, तब जाके वो इस पदवी पे बैठ पाए हैं। बिल्कुल, तब जाके वो बैठ पाया है, तो उसको थोड़ी तो ऑटोनॉमी दे दो। तो मनीष जी ने एक बहुत अच्छा काम क्या किया, स्कूल को बहुत ऑटोनॉमी दे दी कि यार मुझे स्कूल अच्छा चाहिए, तुमको क्या चाहिए हमको बता। तो स्कूलों को आप 5 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक फंड मिलता है, जिसको वो छोटे छोटे 2015 के बाद हुआ है, 2017 में अनाउंस हुआ था। अनाउंस हुआ था जी। ठीक है। पहले ये स्कूल विकास फंड के नाम से आता था, अब इसको एसएमसी फंड कहते हैं। तो ये जो स्कूल विकास फंड के नाम से आता था, ये 2015 जब सरकार बनी अरविंद केजरीवाल जी की, उससे पहले भी ये आता था? उससे पहले भी आता था। तो पहले इतना ही आता था या कम था थोड़ा? 5 लाख आता था, अब उसको 7 कर दिया। मैं बता देता हूँ, उसका 5 लाख आता था, लेकिन अगर दिल्ली में बहुत सारे स्कूल जो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में चलते हैं, हाँ, तो मॉर्निंग स्कूल को मिलता था 4.5 लाख, इवनिंग को मिलता था 50,000। अच्छा, ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी लिमिटेड चीजें थी जिस पे आप खर्च कर सकते हो। अच्छा, बाकी चीजें आपको ऊपर से अप्रूवल लाना पड़ेगा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से। अब हमने क्या किया, 5 लाख से 7 लाख डिपेंडिंग ऑन कितने स्कूल में बच्चे हैं, इसके ऊपर हमने 5 लाख से 7 लाख दे दिया। मॉर्निंग शिफ्ट को अलग, इवनिंग शिफ्ट को अलग, और पूरी ऑटोनॉमी प्रिंसिपल को दे दी अच्छा, कि भाई आप खर्च करो, अपने हिसाब से फैसला करो स्कूल में कहाँ पैसा खर्च होना चाहिए। स्कूल एसएमसी फंड इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का फंड है वो। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है ये? मैं बताता हूँ आपको, तो उसके हिसाब से एक बार ये वाली बात कंप्लीट। हाँ, बिल्कुल। तो 5 लाख से 7 लाख हमने दे दिया। अब स्कूल को क्या हो गया कि कहीं रॉड टूट गया, पंखा टूट गया, वाटर कूलर खराब हो गया, या आज समरसेबल मोटर खराब हो गई, तो इसके लिए उसको ऊपर चेहरा नहीं देखना है कि यार जब हमारे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बोलेंगे तभी हम उसको सही करवा पाएंगे, है ना। या एक चेयर चाहिए तो एक चेयर तुरंत आ गई, या हमारे पास मान लिया हमारी कोई टीचर है, वो टीचर प्रेग्नेंट हो गई, अब उस समय बच्चों के एग्जाम है, मान लिया इकोनॉमिक्स टीचर प्रेग्नेंट हो गई, अब उस समय एग्जाम है बच्चों के, अब टीचर तो छुट्टी भी जाएगी क्योंकि जरूरी है, मैटरनिटी लीव तो जाए जरूरी है वो तो। अब उस समय बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो इस 5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच में हम अपनी सोसाइटी से, बहुत सारे प्रोफेसर हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, अच्छा, उनको हम पर घंटे के हिसाब से स्कूल में हायर कर सकते हैं। अच्छा, तो जो पहले ऐसा नहीं था? जो पहले ऐसा नहीं था, ये हमने करवाया है, ये चेंज आया है, ये चेंज आया है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस जो दिख रहे हैं, जिनको हम जैसे कंप्यूटर की बात, ये जैसे कुछ चेंजेस तो दिख रहे हैं, मगर कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो आप बता रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि पहले थे या नहीं थे। ये आज जो नए चेंजेस है ये पता ही नहीं है, जैसे आपने अभी बताया कि टीचर नहीं है तो उसकी जगह कौन करेगा, कैसे करेगा, ये तो आप बता रहे हो, तो पब्लिक को भी अब पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो दो, जैसे सॉफ्टवेयर की अगर भाषा में बात करें या कंप्यूटर की भाषा में बात करें, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीजें होती हैं। हार्डवेयर होता है जो दिख रहा होता है, हाँ, तो एक तो हमने दिखाए हैं, स्कूल के बारे में बिल्डिंग बना दी, क्लासरूम बना दिए, बेंचेस नए आ गए, है ना, आलीशान स्कूल बनाए हैं जो कि दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल से कहीं से भी कम नहीं, बेहतर है। हाँ, उससे होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं बिल्डिंग ही तो बनाई है, इससे क्या होता है? इससे होता ये है, इससे मेंटलिटी पे फर्क पड़ता है। जब एक बच्चा स्कूल जा रहा होता है, तो जब गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा स्कूल जा रहा होता है, तो गरीब के बच्चे के मन में ये होता है यार हम टूटे फूटे स्कूल में जाते हैं, हमारे स्कूल का नाम है टीन वाला स्कूल, चद्दर वाला स्कूल, टीले वाला, टेंट वाला स्कूल, यही टेंट वाला स्कूल, हमारे यहाँ तो यही होता था। तो ये बोले, तो उसकी मेंटलिटी पे फर्क पड़ता है कि यार मेरे पापा के पास पैसे नहीं है,
इसलिए मैं छोटे स्कूल में जाता हूँ, मेरे दोस्त के पापा के पास पैसे हैं इसलिए मैं वो बड़े स्कूल में जाता है। तो ये मेंटेलिटी में फ़र्क आया है। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको लगता है कि यार हम भी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये सब है, ये सब तो चीज़ें। ये हार्डवेयर तरीके से काम हुआ है। हाँ। सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है, जैसे हमने स्कूलों में टीचर्स ट्रेनिंग करवाई है, प्रिंसिपल की लीडरशिप ट्रेनिंग करवाई अच्छा। है ना, बहुत सारे IITs में, IIM में, सिंगापुर में, फिनलैंड में, है ना, जीवन विद्या शिविर करवाया है। ये क्या है? जीवन विद्या शिविर होता है थोड़ी एम्पैथी टीचर्स के अंदर, प्रिंसिपल्स के अंदर थोड़ी एम्पैथी और जगाने के लिए। जिंदगी का मतलब क्या है, जीवन का मतलब क्या है, ये थोड़ा और समझाने के लिए, जिससे वो थोड़ा बच्चों के लिए एम्पैथेटिक हो पाए, समझ पाए कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड समझ पाए, तो उनसे थोड़ा सा उस तरीके से घुले मिलें और समझाएं। अगर कुछ प्रॉब्लम कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उस तरीके से समझें। जैसे मैं आपको इस पे एक स्टोरी में बताता हूँ आपको। एक स्कूल है लाजपत नगर में, कोएड स्कूल, उसकी प्रिंसिपल है शोभा मैम। मैं उनसे कुछ मिलने गया था, तो मैंने मैम से बोला कि मैम अंदर आ जाओ, उन्होंने बोला आ जाओ। तो वहाँ पे दो बच्चे खड़े हुए थे और दो बच्चे खड़े हुए थे और एक मदर खड़ी हुई थी, उसमें से किसी एक बच्चे की मम्मी होंगी। उन दोनों ने कुछ आपस में लड़ाई की होगी, तो मैम डांट रही थी, मैं सुन रहा था, ठीक है, वो चलता रहता है स्कूलों में, बच्चे लड़ाई करते हैं। फिर एक बच्चे को मैम ने भेज दिया, अच्छा। दूसरे बच्चे को, और उसकी मम्मी खड़ी हुई थी। तो फिर बच्चे को डांटा, फिर मम्मी से पूछने लगी कि समझाया करो अपने बच्चे को, लड़ाई करता है, ये करता है। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज़ पूछी अपने बेटे से, तो अपनी मम्मी के पैर कब छुए थे तुमने? बहुत ही सिंपल सवाल, हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, बेटा अपनी मम्मी के पैर कब छुए थे? क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि मम्मी और बेटे के बीच में, माँ बेटे हैं, प्यार करते हैं, लेकिन शायद वो दिख नहीं रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, पैर कब छुए थे? बेटा कुछ नहीं बोला, शांत खड़ा था वो, क्योंकि वो लड़ाई करके आया था। मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला कि ऐसे तो नहीं छूता है, जब गाँव कभी जाता है तो छू लेता है। तो उन्हें बोला कि आपका बेटा रोज आपके पैर नहीं छूता है? तो उन्हें बोला कि हाँ नहीं छूता है। तो बोला बेटा एक बार पैर छुओ, ठीक है। तो वो झिझक बेटे के अंदर थी, लेकिन फिर भी कम थी। उसने दूसरी बार, मैम ने बोला, उसने पैर छू लिए। फिर उन्होंने मम्मी से पूछा, अपने बेटे के लास्ट टाइम गले कब लगी थी? वो थोड़ा सकपकावेगी, ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ सही बात है ना। तो बोले कि तो कुछ बोली नहीं। फिर दोबारा पूछा, फिर कुछ नहीं बोली। तीसरे सवाल पे उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं लगते हैं, बचपन में लगे थे जब छोटा था ये। तो बोले क्यों, अब बेटा नहीं रहा? तो नहीं मैडम बेटा तो है। तो प्यार करते हो? बोला हाँ करती हूँ। तो करते हैं। तो बोला तो गले क्यों नहीं लगते, दिखाते क्यों नहीं हो? तो फिर कुछ शांत दोनों लोग। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, गले लगाओ, बेटे को अपने गले लगाओ। मतलब वो मम्मी उसकी अपने बेटे से प्यार करते हैं, बेटा अपनी मम्मी से प्यार करता है, लेकिन गले नहीं लग पा रहा। इतनी आपस में एक दूसरे के लिए हेजिटेशन हो गई है। मैं आपको शायद 3 या 4 बार बोलना पड़ा, गले लगो। जैसे ही दोनों लोग गले लगे हैं, दोनों फूट फूट के रोने लगे हैं। हाँ, किसी दोनों फूट फूट के रोने लगे हैं। बहुत ही ये लगी, मतलब क्या ही बोले। जैसे आपने बोला भाई, मेरी बेटी मेरे साथ बैठती है, उठती है, मतलब ऐसा होता ही नहीं। मगर वो तो, हालांकि मेरी बेटी तो जाएगी, अरे पापा बेस्ट ऑफ लक बोल रहा था, ठीक है बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करियो। मगर ये चीज़ कम होती है, मतलब एग्जैक्टली। हाँ। तो होता क्या है कि प्यार तो अपने बच्चों से कर रहे होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। दिखाते नहीं। हमें कई बार क्या होता है कि दिखाना बहुत जरूरी। माँ बाप का प्यार ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट तो है, हाँ, दिखता नहीं है। तो वो जैसे दोनों गले लगे, दोनों फूट फूट के रोने लगे। फिर मैम ने बच्चे को समझाया कि बेटा लड़ाई मत किया करो, मम्मी आपकी दूसरे के घरों में काम करके आपको पढ़ाती हैं, तुम अपनी मम्मी की थोड़ी रिस्पेक्ट करो, थोड़ा ध्यान रखो, पढ़ लिख जाओगे, मम्मी का ध्यान रखोगे। मम्मी को बोला कि थोड़ा सा बेटा अपने बेटे के ऊपर भी ध्यान रखो, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और थोड़ा प्यार दिखाते रहो, जिससे कि आपको बताता रहे कि मैं स्कूल में करता क्या हूँ, मैं बाहर क्या करता हूँ। फिर जब वो चले गए, तब मैंने मैम से पूछा, तो बोला कि ये मैं ऐसा करती रहती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब प्यार जगता है ना, तो नफरत और लड़ाई वड़ाई ये सब अपने आप थोड़ा दूर रहने लगता है। जहाँ प्यार होगा वहाँ नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगा। ये मैम से मैंने पूछा कि मैम ये कहाँ से आया आप? तो उन्होंने बताया कि जीवन विद्या शिविर जो हम लोग करते हैं, तो वहाँ से आता है।
तो जैसे मैं बताता कि टीचर्स ट्रेनिंग की, बहुत सारे करिकुलम हमने शुरू किए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम शुरू किया, हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया, देशभक्ति करिकुलम शुरू किया। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में आते हैं जो आपने सुना होगा शायद कि अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनके लिए हमने अलग से क्लासेस शुरू की, है ना। एक प्रगति सीरीज हमने शुरू की थी जिसमें बच्चों को सिर्फ पहले नाम लिखना सिखाया जाए, क्योंकि आप उसको साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा रहे हैं, आप उसको गणित पढ़ा रहे हैं, गुणा भाग पढ़ा रहे हैं, वो नंबर पहचान नहीं पा रहा है तो कैसे पढ़ेगा। सही बात। आप उसको सूरदास की कविताएं पढ़ा रहे हैं, वो अपना नाम नहीं पढ़ पा रहा है, तो पहले तो आपको नाम पढ़ा। कोविड में भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लिखने में वीक हो गए थे। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रगति सीरीज स्कूलों में चलवाते हैं। अच्छा। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, और अलग अलग क्लासेस में उनको बच्चों को सेग्रीगेट करते हैं, बिठाते हैं, टीचर्स अलग से टाइम देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसके अलावा अलग से और प्रोग्राम शुरू किए, जैसे मेंटर टीचर प्रोग्राम शुरू किया गया, है ना, कि हर स्कूल के लिए हमने मेंटर टीचर दिए। टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर दिया कि भाई हर स्कूल में एक टीचर को हमने टीचर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर बनाया। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ 360 डिग्री डेवलपमेंट किया गया है, तब जाके हम यहाँ पे पहुँच पाए। भरोसा नहीं था कि 5 साल में स्कूलों का नाम इतना ज़्यादा बढ़ने लगेगा, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी और आतिशी मैम ने जिस विज़न के साथ और जिस मेहनत के साथ काम किया, और टीचर्स और प्रिंसिपल ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, वो बहुत अच्छा बैठा। वो सामंजस्य की वजह से आज स्कूल इतना नाम हो पाया। तो ये एसएमसी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि एसएमसी जो है वो मतलब उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि एसएमसी क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में थोड़ा सा। एसएमसी 2009 में जब राइट टू एजुकेशन कानून आया देश का, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि हर स्कूल, देश के सभी सरकारी स्कूलों में और जो एडेड स्कूल होते हैं, इनमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। अच्छा। ठीक है, जिसमें 75% अभिभावक रहेंगे। अभिभावक मतलब जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं। ये कानून था सभी सरकारी स्कूलों के लिए? देश के सभी सरकारी स्कूल और सभी एडेड स्कूल। एडेड मतलब गवर्नमेंट एडेड स्कूल। अच्छा। तो 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक तो फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड, दूसरे गवर्नमेंट एडेड होते हैं। उसमें सरकार 100% पैसा नहीं देती है। अच्छा। कुछ पैसा सरकार देती है, जैसे दिल्ली में 95% सरकार पैसा देती है, 5% वो लोग डोनेशन से कलेक्ट करते हैं। तो इन सभी स्कूलों में, देश के सभी स्कूलों में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रहेगी, जिसमें 75% अभिभावक रहेगी। अच्छा। ये देश का कानून है। 2009 से लगातार चलता आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है पूरे देश में कहीं पे भी 1-2 स्कूल की अगर मैं बात छोड़ दूं, जैसे पुणे में एक स्कूल है, मेरे ख्याल से शायद चेन्नई में एक स्कूल है, ऐसे 1-2 स्कूलों को अगर छोड़ दूं, तो कहीं पे भी एसएमसी सही तरीके से काम कर नहीं रही थी। वो सिर्फ ऑन द पेपर है कि पेपर पे सबमिट होती है दिखाने के लिए कि अगर कोई अधिकारी आ गया, बड़ा अधिकारी, तो उसको हम दिखा देंगे, बाकी कहीं भी एक्टिवली काम कर नहीं रही है। दिल्ली में जो 2015 में सरकार बनी, तो मुझे याद है आतिशी मैम एडवाइज़र थी, जो कि आज हमारी मुख्यमंत्री हैं। मनीष सिसोदिया जी की एडवाइज़र थी। उनके सामने से एक फाइल गई, उसमें आया कि भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। तो उन्होंने कहा क्या है, पढ़ती हूँ। उन्होंने पढ़ा, उनको बड़ा यूनिक आइडिया आया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, स्कूलों में हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो यहाँ से बैठ के बोल रहे हैं कि स्कूल साफ सुथरे हों, स्कूल अच्छे बन जाएं, क्वालिटी सही हो, टीचर्स क्लासरूम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे क्लासरूम में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये हमें कौन बताएगा? कौन बताएगा। मतलब मैं तो सचिवालय में बैठी हूँ, मनीष जी तो सचिवालय में बैठे हैं, हम हर समय तो नहीं जा सकते। हम दिन में, और अगर जाएं भी तो हम एक ही स्कूल तो जाएंगे एक दिन में, 1000 स्कूल हैं, है ना, कि कब तक ट्रैवल करते रहेंगे। सही बात। तो फिर ये बात हुई कि यार कोई तो होना चाहिए स्कूलों में। तो फिर उनके दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने बोला कि ठीक है, एक बार काम करके देखते हैं। तो जब डिस्कशन हुआ तो मनीष जी के सामने बहुत सारे, मनीष जी ने भी इस पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो जो रिसर्चर टीम थी, उनसे मनीष जी ने पूछा कि एक बार देखो देश, पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ कम्युनिटी एंगेजमेंट हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स तो कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट स्कूलों में कहाँ कहाँ हो रहा है। तो जो रिसर्चर टीम थी मनीष जी की, सरकार की या मनीष जी की, उन्होंने रिसर्च किया, बताया कि भाई पूरे विश्व में कहीं भी कम्युनिटी एंगेजमेंट स्कूलों में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आज तक कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। जहाँ भी
एक ही 2 देश ने 3-4 देशों ने ट्राई किया, सक्सेसफुल कहीं नहीं रहा। फिर भी ये हुआ कि यार ट्राई तो करके देखते हैं। फिर ये बनाया गया कि भाई टीम बनी, हर स्कूलों में इलेक्शन करवाए गए पेरेंट्स के। पहली बार में इलेक्शन तो नहीं हुए, जो स्कूलों ने प्रिंसिपल्स ने जो नाम लिख के भेजे, जो बोला गया पेरेंट्स से कि भाई तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, बहुत कम स्कूलों में इलेक्शन हुए, उनके नाम आ गए पेरेंट्स के। फिर होता क्या है, दिल्ली में जो दिल्ली का कानून है उसके हिसाब से स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 लोग होंगे। अच्छा। जिसमें 12 पेरेंट्स मेंबर होंगे, एक सोशल वर्कर रहेगा जो कि स्कूलों में, जो कि एजुकेशन में काम कर चुका हो। सोशल वर्कर भी स्कूल में मतलब कोई पेरेंट्स ही होगा या नहीं, वो सोसाइटी से कोई भी हो सकता है। अच्छा। उसका नाम एजुकेशन डिपार्टमेंट भेजता है स्कूलों में। उसमें कोई मेल फीमेल या हाँ, मेल फीमेल का क्राइटेरिया कि जो फीमेल स्कूल्स हैं, जो लड़कियों के स्कूल्स हैं, उनमें फीमेल ही रहे। अच्छा। हाँ, जो बच्चों लड़कों के स्कूल हैं उनमें मेल फीमेल कोई भी रह सकती है। तो ये सोशल वर्कर एक हुआ। एक हमारा एरिया का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ये बड़े सरकारी स्कूल हैं तो इनमें एमएलए जो है, एक मेंबर एमएलए होता है। तो 14 हो गए, बचे 2, एक स्कूल का प्रिंसिपल और एक स्कूल का टीचर। जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो एसएमसी का चेयरपर्सन होता है। अच्छा, स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है, वो चेयरपर्सन होता है। तो ये 16 लोग मिलकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं। तो जब पहली बार इलेक्शन होके कमेटी बन गई, अब क्या हुआ कि यार काम कैसे किया जाए। तब फिर अतिशी मैम ने टीम बनाई अपनी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल टीम। वो अतिशी मैम का जो ऑफिस है, ऑफिस नंबर था अतिशी मैम का 610। अच्छा। तो उसको 610 टीम भी बोला जाता था, उसको एसएमसी सेंट्रल टीम भी बोला जाता था। अच्छा। तो एसएमसी सेंट्रल टीम में 4 लोग होते हैं। अच्छा। जो कि हमने दिल्ली को 4 पार्ट में डिवाइड किया। उन एक एक पार्ट को 4 लोग देखते हैं और उन सबको अतिशी मैम लीड करती है। अच्छी है ना। तो उस तरीके से हमने टीम बनाई। फिर हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मेंबर रखा। जो सोशल वर्कर बनाए थे उन्हीं में से जो ज़्यादा एक्टिव था, जो ज़्यादा काम करना चाहता था, जिसके पास समय ज़्यादा था, उनको हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट पे अपॉइंट किया, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। फिर हर एक विधानसभा पे, एक डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो एक डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभाएं आती हैं। हर विधानसभा पे हमने एक एक विधानसभा कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया, जो कि उन्हीं में से जो कि ज़्यादा एक्टिव था उनमें से। तो विधानसभा कोऑर्डिनेटर का काम था अपनी विधानसभा के सारे स्कूलों को देखना। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का काम था अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूलों को देखना। सेंट्रल टीम का काम था कि अपने एरिया के सारे स्कूलों को देखना, प्लस मान लिया कोई दूसरा मेंबर छुट्टी पे चला गया तो उसके भी सारे स्कूल देखना। तो इस तरीके से हायरार्की बनाई गई। फिर इसमें ट्रेनिंग्स की गई कि भाई एसएमसी होती क्या है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, क्या क्या काम कर सकती है, क्या क्या काम नहीं कर सकती। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हमने ट्रेनिंग की तो होता क्या है कि अगर आप किसी इंसान को पावर दे दें तो कई बार उसका मिसयूज बहुत जल्दी होता है। हाँ, ये तो है, बहुत जल्दी मिसयूज होता है। तो जैसे ही पावर्स मिली पेरेंट्स को, वो पेरेंट्स जो स्कूल के अंदर नहीं घुस पा रहे थे, है ना, 2015 के पहले स्कूल के अंदर नहीं घुस पा रहे थे, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हैं, प्रिंसिपल के सामने, और प्रिंसिपल से उनको सवाल जवाब करना है। एसएमसी में यही है कि भाई आप मिल के स्कूल की बेहतरी के लिए काम करें। हाँ, बेहतरी के लिए सब एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे ही करेंगे। हाँ। मतलब ऐसा नहीं प्रिंसिपल से ही करेंगे, प्रिंसिपल पेरेंट्स से भी करेगा, ये एमएलए से भी करेंगे, ये सोशल वर्कर से भी, तो सब एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब करने का तरीका बदल गया। तो हुआ क्या कि एक पेरेंट जो स्कूल के अंदर नहीं घुस पा रहा है, वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हुआ है। हाँ, और प्रिंसिपल जो अभी तक, मतलब उसमें मैं वो नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी प्रिंसिपल स्कूल की एक लीडर है। हम तो हैं। वो अभी तक पूरा स्कूल चला रहा था, उससे कोई सवाल पूछ नहीं सकता था क्योंकि वो गेस्टेड ऑफिसर है, उससे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। अब एक पेरेंट्स आके, जो स्कूल के अंदर नहीं घुस पा रहा था, वो आके पूछ रहा है कि इस वाले नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है, कल से पानी नहीं आ रहा, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो ये जो डिसबैलेंस हुआ, इसको मैनेज करना बहुत जरूरी था। तो यहां पे जैसे आपने पेरेंट्स को पावर दी, तो कुछ जगह तो बहुत ही अच्छे तरीके से बात हुई, कुछ जगह पेरेंट्स ने वो थोड़ा प्रिंसिपल को एम्पावर और करना शुरू कर दिया। यहां पे ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत हुई कि एक तो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है, दूसरा आपको बिहेवियर सिखाना है कि यार वो प्रिंसिपल है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। स्कूल वही चलाएगा क्योंकि वो पढ़ लिख के आया है, एग्जाम दे के आया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल चलाना।
आप अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन बात कहने का एक तरीका होगा। हाँ, मीटिंग्स में कह सकते हैं, जब मीटिंग्स में कह सकते हैं, बिना मीटिंग के भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी जो टोन है वो थोड़ी सी वो ऐसी होनी चाहिए, लहजा लहजा होना चाहिए। नरम होना चाहिए। प्रिंसिपल है, और मतलब वो प्रिंसिपल नहीं भी हो फिर भी यार इंसान की इज्जत है, इंसान की आपको इज्जत छोटा बड़ा इज्जत तो करना हाँ ही। मतलब ये है, तो ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, तो फिर इस दो तरीके से ट्रेनिंग शुरू हुई। एक तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं। दूसरा, क्या नहीं कर सकते हैं, ये भी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को जिम्मेदारी मिली तो क्या करने लगे, इस क्लास रूम में जाके बैठने लगे, है ना कि भाई शिक्षित मतलब है, शिक्षित होना हाँ कितना जरूरी है। और शिक्षित किसे कहा जाता है? एक संस्कार और शिक्षा जब आपस में अच्छे से मेल खा जाए तो उसे कहा जाता है व्यवहार, उससे बनता है व्यवहार। तो व्यवहार कैसे रख रहे हो वो इम्पोर्टेंट हो। तो फिर वो क्लासरूम में, तो फिर वो समझाना पड़ा कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो टीचर का फोर्टे है, वो पढ़ के आया है, वो उसको काम करने दीजिए, उसका फोर्टे है। वो जो होगा, आप अगर क्लासरूम में टीचर नहीं है तो आप हमें बता दीजिए कि क्लासरूम में टीचर नहीं है, वो जिम्मेदारी आपकी है कि टीचर क्लासरूम में जाए। क्लासरूम में क्या कर रहा है वो छोड़ दीजिए, वो उनका प्रिंसिपल देखेगा, उसके लिए अलग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम्स, है ना। तो ये हुआ, तब ये ट्रेनिंग शुरू हुई, बहुत सारी ट्रेनिंग शुरू हुई। तो एसएमसी का एक फ़ायदा हुआ कि जो मनीष जी और अतिशिव ने कहा था कि हमको बताएगा कौन। जैसे एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मनीष सिसोदिया जी को बुलाया गया 2 बार कॉन्टिन्यूअस, हाँ, वो विदेश में शायद, विदेश हाँ। में इंटरनेशनल और कॉन्फ्रेंस। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया से मनीष सिसोदिया को बुलाया गया, हाँ, सिर्फ एज एजुकेशन मिनिस्टर, और जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर से उन्हें नहीं बुलाया। हाँ, सिर्फ मनीष तो ये सिसोदिया बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी उपलब्धि ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। बिल्कुल। तो इसमें मैं एक पॉइंट और आपको बताऊंगा बाद में, याद मुझे दिलाइएगा ये वाले पॉइंट पे जो आपने बताया 2 बार, इस पे मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा। तो वहां पे भी मनीष सिसोदिया जी सर ने बोला कि हमारे पास स्कूलों में ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं कि मेरे स्कूल में क्या हो रहा है, अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं 10 मिनट के अंदर पूरी दिल्ली के किसी भी स्कूल से 10 मिनट में इंफॉर्मेशन ला सकता हूं कि क्या चल रहा है मेरे स्कूल में। वो सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स की बदौलत है, क्योंकि सारे आसपास रहते हैं और सब हम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक मैसेज करना है बस, कोई ना कोई 16 में से कोई ना कोई तो एक चला जाएगा स्कूल, कोई ना कोई हमें आके बता देगा कि भाई स्कूल में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो ये जो हमने हायरार्की बनाई थी, इससे फायदा ये हुआ कि स्कूलों में क्या अच्छा चल रहा है, क्या खराब चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन ऊपर तक जा रही है। ऊपर क्या करना है, ऊपर से लेके इंफॉर्मेशन नीचे तक जा रही है। अच्छा, और जो सेंट्रल टीम थी उसका काम था नए नए प्लान बनाना, नई नई एक्टिविटीज इजाद करना, जिससे कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को और अवेयर भी किया जा सके, उनको एक्टिव भी रखा जा सके। तो प्लान बनाना, फिर उसको एग्जीक्यूट करवाना, ये कॉन्टिन्यूअस लगातार हम लोग करवाते रहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से, जिससे कि स्कूलों में लगातार और स्कूल की डे टू डे बेसिस पे जो भी गवर्निंग हो रही है, जो भी काम चल रहे हैं, सारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स उससे जुड़े हुए रहते हैं। स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, डेफिनेटली हुई। बाद में फिर उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि यार ये लोग हमारे पास हैं जो हमारी स्कूल की गवर्निंग में मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि जैसे कुछ स्कूल्स हैं जो मेन रोड पे हैं। अब बच्चे जब स्कूल खुलता है, जब छुट्टी होती है तो फिर बाहर ट्रैफिक जाम लग जाता है, बच्चों की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो प्रिंसिपल ने क्या किया, 2 या 3 एसएमसी मेंबर की ड्यूटी लगा दी डेली। 6 दिन स्कूल खुलता है, कि आप अपने बच्चों को लेने 2 बच्चों को लगा दी कि आप जब लेने आएंगे तो आधे घंटे पहले आ जाइए और आधे घंटे बाद तक रुक जाइए, आप बाहर ट्रैफिक मैनेज कर दीजिए थोड़ा सा। पेरेंट्स भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, स्कूल भी खुश है, ट्रैफिक भी खुश है, जनता भी खुश है। या फिर बहुत सारे कुछ ऐसे काम थे, जैसे प्रिंसिपल है, अब उसने अपने डिप्टी डायरेक्टर को कुछ लिखा, वो तो उसका बॉस है, तो वो जल्दी सुनते नहीं है। तो कुछ स्मार्ट प्रिंसिपल क्या करते थे, पेरेंट्स को भेज देते थे कि जाके आप बोल के आइए। अब पेरेंट्स जाके वहां डिप्टी डायरेक्टर के पास बैठ गया कि क्यों नहीं सर हो रहा है, ये होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई कि प्रिंसिपल्स ने यूटिलाइज करना शुरू किया पेरेंट्स मेंबर को, सोशल वर्कर को। या मान लिया हमारे स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, वो तो दूसरा डिपार्टमेंट है, तो अगर एमएलए को बोला जाए तो बहुत जल्दी होगा। अब एमएलए हमारी टीम का खुद ही मेंबर है, तो हमने तुरंत एमएलए के पास इंफॉर्मेशन भिजवाई और जल बोर्ड को बुलवा के पानी आ गया।
तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये पूरा 360 डिग्री हमने बनाया। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट, तो ये जो लोग थे कम्युनिटी से आए। अब इन लोगों ने जब स्कूल के अंदर आए तो इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, चीज़ें देखी, तब ये बातें बाहर जानी शुरू हुई कि यार स्कूल बदल रहे हैं, कम्युनिटी और इन्वॉल्व। इसको लेकर एक बयान भी आया था बीजेपी का कि वोटिंग जो है स्कूल में शायद ना कराई जाए, कुछ ऐसा मेरे को याद नहीं है पूरा, पर ऐसी कुछ था कि स्कूल देख के वोटर बदल जाता है। ये हम जरूर कहते हैं, ये हम आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं। ये बीजेपी ने बयानबाजी की थी कि स्कूल में वोटिंग नहीं होनी चाहिए। वो देखिए, वो उनका डर जायज है, क्योंकि जब भी कोई दिल्ली का वोटर दिल्ली के सरकारी स्कूल में वोट देने जाएगा, तो हम खुद उससे कहते हैं कि जब भी आप सरकारी स्कूल में वोट देने जाएं तो वोट देने से 2 मिनट पहले आप सिर्फ आसपास माहौल देख लीजिएगा जिसमें आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कि आप जो टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारी जनता के मन में होता है कि यार हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, बाकी देश की सारी जनता टैक्स तो देती ही है, कोई जीएसटी देते हैं, अलग अलग रोड टैक्स देते हैं, 50 तरीके के टैक्स दे रहे होते हैं। आपके टैक्स का पैसा दिल्ली में कहाँ यूज हो रहा है? आप जब भी वोट देने सरकारी स्कूल में जाएं, आप 1 मिनट लगा के 2 मिनट लगा के आसपास थोड़ा नजरें घुमा लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं, आप अगर अपने दिल से पूछेंगे तो आप वोट झाड़ू पे दबाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके टैक्स का पैसा देश के भविष्य के लिए यूज किया जा रहा है। अभी देश में देश में क्या, मैं एक बार वो वाली बात मुझे याद आ गई, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है, यहां से हमने शुरू किया। तो जो रिसर्चर ये कह रहे थे कि कम्युनिटी एंगेजमेंट कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, दिल्ली पूरी दुनिया में एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरी तरीके से 100% एक्टिव है, सभी स्कूलों में काम कर रही है और डे टू डे गवर्निंग में मेहनत कर रही है, और जिसकी वजह से पेरेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है स्कूलों के लिए वो बदला, बच्चों का पर्सपेक्टिव बदला, टीचर्स का पर्सपेक्टिव बदला, और हम कम्युनिटी को लगातार इन्वॉल्व कर पाए स्कूलों के अंदर। और मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में अतिशी मैम की टीम से मैं पूरी दिल्ली की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ही देखता हूँ। अच्छा, तो ये हम कॉन्टिन्यूअस कर पाए हैं स्कूलों में। एक जो इंटरनेशनल वाली बात हुई थी, उसमें एक पॉइंट था कि जब पहली बार मनीष सिसोदिया सर गए तो उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि देश के, दुनिया के जितने भी समस्याएं हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, इस तरह की जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं, इन सब की समस्या का समाधान स्कूलों से निकलेगा, क्लासरूम से निकलेगा। क्लासरूम में अगर आप इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाए, आप समस्या सॉल्व नहीं कर सकते। तो मनीष जी ने वहां पे बोला था कि हमें आतंकवाद क्यों बन रहे हैं, आतंकवाद का या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी गलत गलत क्यों हो रही हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर वो खुश नहीं है। वो बच्चे खुश नहीं। समाज, जब आदमी बाहर जाता है, रोड पे चलता है, हल्की सी गाड़ी लग गई, एक दूसरे को गाली गलौज करना शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है। इतना इम्पेशेंट क्यों इंसान हो रहा है? नेक्स्ट टाइम जब मनीष सिसोदिया सर गए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसका सोल्यूशन मनीष सिसोदिया सर ने निकाला कि हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से उन्होंने हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम चलाया, जो कि नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए चलाया जाता है। सुबह की सबसे पहली क्लास उसी की होती है। हम बच्चों को सिखाते हैं खुश कैसे रहना है, रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं, मम्मी क्या होती है, पापा क्या होते हैं, बहन क्या होती है, भाई क्या होती है, बुआ क्या होती है, चाचा क्या होते हैं। तो हमने परिवार को जोड़ना शुरू किया, हमने खुश रहना। हम एजुकेशन मतलब एक किताबी कीड़ा बनना ही जरूरी नहीं है, उसके अलावा ये वो तो क्वालिफिकेशन हो गई, आपने उसके बल पे नौकरी पा ली। आपको बिहेव कैसे करना है छोटे से बड़े से, ये सब चीज़ें अगर स्कूल की क्लास से निकल जाएं, क्योंकि हम लोगों को स्कूल से ऐसी कोई ट्रेनिंग आज तक मिली नहीं। हम भी पढ़े, आप भी पढ़े हो, शायद उस टाइम नहीं मिलती थी। आज अगर ये उनको मिल जाएगी, बिहेव करना सीख जाएंगे। बाहर के देशों में है, वो बिहेव बहुत पोलाइटली बिहेव करते हैं सबसे। तो आज हमारा बच्चा सीखेगा तो कल को चेंज तो आएगा। शिक्षा सवाल पूछती है। जैसे एक इस पे पॉइंट है कि अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, हाँ, तो आपकी डिग्रियां सिर्फ तालीम के खर्चों की रसीदें हैं। बस बस बस, हाँ, ये तो है। ये है। तो शैलेश जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जैसे हम आपसे मेरी बात हुई, अब काफ़ी काम हुआ, तो ये भी काम हुआ, इसमें आंकड़े कुछ पेश कर सकते हैं आप कि भाई मतलब जैसे
क्लासरूम के बारे में काफ़ी बार बात हम सुनते आ रहे हैं, न्यूज़ में भी कुछ टाइम ज़्यादा तो चलता नहीं, मगर हाँ मैंने ये सुना है कि क्लासरूम आप लोगों ने बनाए, मतलब बात स्कूल की भी हुई थी। वो एक जरा बताएंगे, आंकड़ा दे सकते हैं कि भाई पिछले 10 साल एक छोटा टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। तो इस 10 साल में और पिछले जो 2015 से पहले देश को आज़ादी 60 साल के आसपास हो गए थे, 60-65 साल हो गए थे। तो 60-65 सालों में क्या हालात थे और आज क्या हालात है, उसको कंपेयर करके थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले वो टीन वाले स्कूल, चद्दर वाले स्कूल, ये बात बोली जाती थी। हमने उनको आलीशान स्कूल बनाया कि अब जब कोई भी गरीब का बच्चा या ऐसा कोई जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके मन में हीन भावना ना आए कि यार मेरे पापा के पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ऐसे स्कूल में जा रहा हूँ। तो एक तो हमने ये बहुत बड़ा जो इमोशनल बदलाव किया। दूसरा क्या था कि हमने बोला कि भाई दिल्ली में और भी स्कूलों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जब हमने स्कूल बनाए तो क्या हुआ कि दिल्ली के जो बहुत सारी दिल्ली ऐसी है जहाँ पे जगह नहीं है स्कूल बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड बसी हुई है। दूसरा ये कि दिल्ली में जो डीडीए है वो हमेशा से केंद्र सरकार के पास थी। हाँ, अब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहाँ पे वो अरविंद केजरीवाल जी से वैसे ही नफरत करते हैं तो उनको काम नहीं करने देते हैं, तो हमें वो लैंड नहीं दे रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने फिर ये इजाद निकाला कि ठीक है आप कहीं कहीं पे हमें लैंड दोगे, ज़्यादा नहीं दोगे हमें पता है, तो जो भी एग्जिस्टिंग स्कूल हैं वहाँ पे लैंड है, हम उन स्कूलों में कमरे और नई नई बिल्डिंग्स बना देंगे। जहाँ पे स्कूल जो जैसे दिल्ली सरकार के जो स्कूल बने हुए हैं ऑलरेडी, कोई बड़ा क्षेत्र है, मतलब हाँ, कोई या 2 एकड़ में वहाँ एक बिल्डिंग बन सकती है, हाँ या स्कूल बन सकता है अलग से। बिल्कुल। तो जैसे स्कूल के पास बहुत सारी लैंड है, तो पता चला एक बिल्डिंग, एक साइड में बिल्डिंग खड़ी हुई है, दूसरी साइड में बिल्डिंग नहीं है, तो हमने दूसरी साइड में बिल्डिंग बना दी। या फिर दूसरी साइड बिल्डिंग टूटने वाली है, एकदम जर्जर हो गई, गिरने वाली है, तो उसको गिरा के हमने उसकी जगह नई बिल्डिंग बना दी, तीसरी जगह बिल्डिंग बना दी। जहाँ कहीं हमें लैंड मिल पाई वहाँ हमने नया पूरा स्कूल बना दिया। पहले जो बिल्डिंगें बनती थी ना स्कूलों में, जो हम देखते थे कि सिर्फ 2 मंजिल, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे, या फिर 2 मंजिल से ऊपर हमने कभी नहीं देखी। अब 4-4 मंजिल बनने लगे। अब हमारे स्कूलों में लिफ्ट भी है, मैं आपको बता दूं, जो हम नए स्कूल जो हमारे बन रहे हैं, जो बने हैं उनमें हमने लिफ्ट भी लगवाई है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें स्विमिंग पूल भी है, बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे मैंने देखा है, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी है उसमें तो नहीं है, तो ये इसलिए तो सारे स्कूलों में नहीं है। हाँ, सारे स्कूलों में नहीं है, कुछ बन जाएंगे धीरे धीरे। बिल्कुल। जैसे अगर मैं बोलूँ कि लगभग पूरी दिल्ली में कुछ स्कूल्स ऐसे जहाँ पे हमने स्विमिंग पूल बनवाए, और स्विमिंग पूल ऐसा नहीं कि छोटा मोटा बना दिया है, ओलंपिक लेवल के स्विमिंग पूल बनवाए हमने। हाँ, जहाँ एरिया जहाँ पे तैयारियां सही तरीके से हो सके। तो हम बात कर रहे थे बिल्डिंग के ऊपर। तो जैसे मैं एक आपको बात बताऊं, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई। 1947 से लेके 2015 के बीच में दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें कमरों की संख्या 17,000 थी। अच्छा, ठीक है। 2015 से लेके 2024 तक हम एक बार में, एक शिफ्ट में 8,000 स्कूल बने, 8,000 कमरे बने। मतलब आप पिछले 15 से 20 के जो सेशन, 15 से 24 के बीच में 2 फेज में कमरे बने हैं। पहला 8,000 जिसमें 8,000 कमरे बने, दूसरे फेज में 23,000 कमरे बने। मतलब 31,000 कमरे ये बन गए और 31,000 बने। तो 17,000 वो थे और हमने 23,000 कमरे सिर्फ 10 सालों में बनाए हैं। 10 साल भी हुए नहीं है। अच्छा, मतलब टोटल 23,000 बनाए हैं? नहीं, 17,000 पहले थे। हाँ। 2015 तक। 15 के बाद से हमने 8,000 और 23,000 यानी मतलब 31,000 हमने 2015 के बाद बनाए हैं। मतलब अगर टोटल आज क्लासरूम की संख्या गिनी जाए तो होगी 47-48,000। हाँ, तो सोचिए इतने सालों में जितने बनाए, उससे दुगने कमरे हमने सिर्फ 9 सालों में बना दिए। ये तो साफ है कि शिक्षा पे काम नहीं हो रहा था। तो और एक बहुत ही, और स्कूल भी बनाए कोई आपने? बहुत सारे नए स्कूल भी बने। वही मैंने बताया कि जहाँ पे हमें लैंड मिली वहाँ पे हमने नया स्कूल। उसका कोई आंकड़ा दे सकते हैं? अभी एग्जैक्टली आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है उसका, लेकिन मेरे ख्याल से पहले 1024 के आसपास स्कूल थे दिल्ली में 2015 तक। अभी शायद 1065 के आसपास जो आंकड़ा आता है। अच्छा, इतने स्कूल हैं हमारे। क्लासरूम ज्यादा बढ़ गए हैं पर स्कूल में कुछ इतना इजाफा हुआ जो हम ये कहते हैं, जो लैंड की वजह से। हाँ, जो हम ये कहते हैं कि स्कूल बनाए। स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब क्लासरूम होता है ना। तो चाहे आप एग्जिस्टिंग स्कूल में क्लासरूम बढ़ा दें, चाहे आप नया स्कूल बना दें, बात तो एक ही है। अगर मैं ये
34,000 जो हमने कमरे बनाए, इन कमरों को अगर आप स्कूल में बदलें तो आपको एक स्कूल में मेरे ख्याल से करीब 100 कमरे के आसपास होता होगा। 100 कमरे का देखा जाए तो या 50 से 100 कमरे का स्कूल होता होगा। तो अगर मैं सिंपल डिवाइड कर दूं 340 स्कूल हो गए। अगर 100 कमरों का स्कूल, 100 कमरों का स्कूल बहुत बड़ा स्कूल माना जाता है। मकसद तो बच्चों को पढ़ाना है ना, कि बच्चे शिक्षित हो सकें। बिल्कुल, वो होने तो क्लासरूम में ही है। हाँ, तो आप चाहे स्कूल नया बनाए, नाम अलग रखते, क्या फर्क पड़ता है। हमने भी अलग अलग बिल्डिंग बनाई, इसको अलग स्कूल कर देते, उसको अलग स्कूल कर देते। तो अगर हमारा सिर्फ नंबर से खेलना होता, है ना, अगर हमारा काम सिर्फ नंबर से खेलना होता तो हम अलग अलग स्कूल के नाम रख देते। आप कैसे जुड़े, मतलब? तो मैं कैसे जुड़ा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं 2011 में जब सब, अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो सब लोग, मैं बहुत सारे लोग 2011 से जुड़े जब अन्ना आंदोलन हुआ। हाँ, मैं 2011 में मेरठ में पढ़ाई कर रहा था और मेरा भी आम जनता की तरह ही मेरा सोचना था। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था और मेरा सिर्फ इतना काम था कि मैं पढ़ाई कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करनी है, नौकरी करनी है, शादी होगी, बच्चे होंगे, अपना परिवार संभालूंगा, मम्मी पापा को संभालूंगा, अच्छे पैसे कमाने हैं। मतलब लड़का जो था वो सीधा चलना चाह रहा था। सीधा उतना ही सोचना। हाँ, और शायद भगवान को ये पसंद नहीं था। भगवान ने कहा, मैं सीधा नहीं चलाऊंगा, तुझे कम और जिंदगी में लाऊंगा, पता नहीं चलेगा। तो वो ऐसा हुआ कि 2011 में जब अन्ना जी बैठे थे तो मुझे पता भी नहीं था कि अन्ना जी कौन है, क्या है। अन्ना हजारे ने देश में काफी, मतलब उन्होंने जो आंदोलन करा, देश में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी स्टार्ट हुई, बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा थी, बहुत यूथ में बहुत ज्यादा हो गए। मतलब बहुत, वो अलख जो जलाई, हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मेरा कोई लेना देना नहीं था उससे। मतलब मैं तो शाम को पढ़ाई कर रहे थे, शाम को दोस्तों के साथ चाय की दुकान पे बैठते थे, वहाँ पे न्यूज़पेपर पलटते थे तो अन्ना जी की फोटो आती रहती थी, पहला दिन, दूसरा दिन। जब 7-8-9 दिन हो गए तभी यार, वो कौन है भाई ये बूढ़ा आदमी जो बैठा हुआ है ना, और मतलब ये क्यों भूखा बैठा हो भाई, इसको क्या चाहिए, क्या इसको जो भी मिल क्यों नहीं रहा है इसको। तो ऐसे हम दोस्तों में हंसी मजाक करते ना, क्यों बैठे हुए भाई, दो इनको जो कुछ चाहिए। तो ये ऐसे बात होती थी। फिर वो दिन बढ़ते गए, जब वो 10वां दिन पहुंच गया तो लगा यार कोई तो इंपॉर्टेंट आदमी, भाई इतना दिन दूसरों के लिए कौन भूखे रहता है यार। तब तक थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये सबको ही पता था कि जो भ्रष्टाचार हो रहे थे कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ, 2G घोटाले में हुआ, ये सब पढ़ ही रहे थे। फिर मैंने अन्ना जी के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिर उनकी टीम के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जैसे ही टीम के बारे में आए तो अन्ना जी से डेफिनेटली मैं इंप्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि यार इतना बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। सबसे पहला नाम आया अरविंद केजरीवाल का। तो मैंने अरविंद केजरीवाल के बारे में पढ़ना, जैसे ही मैंने उनके नाम के आगे IITian पढ़ा तो मतलब मेरा पहला इंक्लिनेशन वो होता है ना, आप सीधे किसी इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला इंक्लिनेशन फट से ऐसे हुआ। क्यों? क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं IIT निकाल नहीं पाया है ना, मैं IIT निकाल नहीं पाया। मैं जब मैंने IIT की तैयारी की और एग्जाम दिया तो मैंने ये भी जाना कि ये बंदा निकाल पाया, निकाल पाया तो इसकी इज्जत बनती है। ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम है। IIT आसान नहीं है। क्योंकि मैंने दिया और मैंने तैयारी की उसकी, तो मुझे पता बहुत 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 मुश्किल एग्जाम है ये। इस आदमी ने पहली बार में निकाला। वो दोस्त हो गए, एक दोस्त आगे निकल गया और एक पीछे रह गया। मतलब ये, हाँ दोस्त तो खैर नहीं, लेकिन मतलब दो दोस्तों में होता है कि एक इंसान निकल गया आगे तो इसकी इज्जत बनती है। हाँ मतलब वो IIT ने वो भी पहली बार में निकाल दिया 12th के साथ, भाई बहुत बड़ी बात है। तो पहला इंक्लिनेशन तो वही हुआ। फिर पढ़ा, पहली बार में UPSC भी निकाल दिया, वो भी IRS ऑफिसर, और फिर IRS छोड़ दी और वो भी झुग्गी में काम करने लगे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के लिए झुग्गियों में काम करना शुरू कर दिया। मैग्सेसे अवार्ड मिल गया। तो शायद हमारे देश में 2 लोगों को मिला है, किरण बेदी जी को, और भी लोगों को मिला है। किरण बेदी जी को मिला है, ज्यादा लोग नहीं। हाँ, रवीश कुमार को मिला है, अरविंद जी को मिला है। तो ये सब जब, तो मैं अरविंद जी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ कि भाई ये कुछ इंसान है, मतलब ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। फिर मैंने मनीष सिसोदिया सर के बारे में पढ़ा, उनसे ही मैं इंप्रेस हुआ। किरण बेदी जी का नाम हमने सुन ही रखा था, किताबों में पढ़ रखा था पहले से। हाँ, उनका तो बड़ा बचपन से उन्हीं को सुनते हैं। उनका तो हम सुन रखे थे, हमने किताबों में पढ़ा था। तो अरविंद जी से मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ था। फिर जब ये 2012 में जब पार्टी बनने की बारी आई तो मैं जुड़ा उड़ा तो नहीं था। मैं तब बैंगलोर पहुंच गया था, मेरी नौकरी लग गई थी बैंगलोर में, मैं बैंगलोर में नौकरी कर रहा था। लेकिन अंदर से एक बात ये आ रही थी कि यार पार्टी बननी चाहिए, क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ गई थी, या इतना लॉजिकल दिमाग आ गया था कि यार ये आंदोलन करने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है।
ज़्यादा जब दिन तक- तो रह नहीं पाया अब। हाँ, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब पार्टी बनेगी, जब आप सरकार चलाएंगे, तभी आप चेंज कर सकते हैं, वरना आप मांगते ही रह जाएंगे। पार्टी बनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज्वाइन करना चाह रहा था पार्टी। फिर जो मेंबरशिप चल रही थी, मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं की क्योंकि मेरा हमेशा से एक वो रूल रहा था कि पेपर के लिए कोई काम नहीं करना है, जो काम करना है वो दिल से करना है, तो कभी नहीं किया। फिर जब 2013 का चुनाव आया तो घर में बिना बताए, घर में किसी को नहीं पता था, क्योंकि मेरे परिवार में, रिलेशन में दूर दूर तक राजनीति नाम से या समाज सेवा के नाम से कोई भी दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं था। तो घर में बता पाना कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी हेजिटेशन थी। या पता था घर में मना हो जाएगा। आम आदमी पार्टी से जुड़ना उस टाइम एक बेइज्जती की तरह माना जाता था कि किससे जुड़ा, आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। तो मतलब कहाँ, मतलब जो वहाँ के नेता होते थे, लोकल नेता होते थे, वो पार्टी को कुछ समझते ही नहीं थे। तो 28 सीटें आने के बाद जो इज्जत मिलने लगी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो पहले बिल्कुल नहीं थी। वो तो पहले तो ये कहता कि समय काटना है, सहन करना है। मगर जो 28 सीटें आई, फिर उसके बाद 67 आई, तब जो टोपी का रोब बना पहन के घूमने का, उसकी तो बात ही तो मेरा तो पार्टी में, भाई मैंने बताया कि मेरा किसी पार्टी से कोई, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। तो मैं जब दिवाली की छुट्टियां हुई नवंबर में, तब मैं 15 दिन की छुट्टी लेके आया बैंगलोर से घर जाने के लिए। एक हफ्ता मैं दिल्ली में रहा। मैंने 1 दिन चांदनी चौक और 6 दिन पचपड़गंज में मनीष सिसोदिया जी के लिए मैंने डोर टू डोर किया। उनके ऑफिस में जाके पर्चे मिल जाते थे, डोर टू डोर में लोगों को समझाता रहता था। खाना भी मिलता था, पर्चे भी मिलते थे। खाना मिलता था लेकिन मैंने कभी खाया नहीं। भगवान की दुआ से नौकरी लगी हुई थी, ठीक ठाक थी, हाँ। तो मैंने खाना कभी खाया नहीं। खाना मैं अपने पैसे से बाहर ही खा लेता था। एक दोस्त के वहाँ दिल्ली में दोस्त रहते थे, उनके दोस्त के वहाँ रात में सोता था, सुबह उठ के फिर पार्टी ऑफिस पहुंच जाता था, पर्चे लेता था, एरिया बता देते थे, वहाँ चला जाता था। तो 7 से 8 दिन मैंने मतलब पैसे भी खर्च करे, प्रचार भी करा फ्री में। फ्री में। तो वो क्योंकि दिल से कर रहे थे, तो उसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं था। उन्होंने बोला उसमें आपका भी सपना था कि देश चेंज हो, शायद इसलिए आप लगे नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी लगा आज जो चेंज आया वो इसी वजह से आया कि उस टाइम आपने एक सपना देखा था जिसे आज आपने, तो मुझे लगा कि यार ये होना चाहिए। तो 2013 में फिर 7-8 दिन यहाँ रुके, फिर घर चले गए। दिवाली की छुट्टियों में घर चले गए, 28 सीट जीत के। मुझे याद है उस दिन रोना आ गया था। हाँ जिस दिन 28 किया, अरे क्या कर दिया। अच्छा, मजा नहीं आया था मैं जब 28 यार कम रह गई, 70 बनती है। तो मेरा ये था मतलब मुझे तो भरोसा नहीं था कि 28 आ जाएंगी। नहीं, मेरे को था कम से कम भी 45 का। सेकंड टाइम में 70 कर रहा था। सारे कह रहे पागल है क्या, 70 सीटें। मैं कहा जी मेरे को लग रही है 70। और मैं देख रहा हूँ माहौल, कह रहे हो ही नहीं सकता, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो उसके बाद फिर जब आई 67, मैंने कहा हाँ क्या बोल रहा था। तो 28 आई। फिर 2014 का चुनाव आया जिसमें पार्टी ने पूरे देश में चुनाव लड़ा था। तो मैं बैंगलोर साउथ की सीट पे था। अच्छा, वहाँ पे बैंगलोर साउथ की सीट पे जो हमारी कैंडिडेट थे, उनके लिए मैंने टेबल वॉलंटियर जो होते हैं बूथ के बाहर बैठने वाले, उसके लिए मैंने काम किया। फिर जब 2015 का चुनाव आया तो मैं आ नहीं पाया था। 2015 में मैंने कॉलिंग कैंपेन ज्वाइन किया था। पार्टी ने कॉलिंग कैंपेन शुरू किया था, एक ऐप दिया था, वेबसाइट थी, उस पर आप कॉल करें तो कॉन्टिन्यूस कॉल चलती रहती है। दिन में मैं 100 कॉल, 150 कॉल, 50 कॉल ऐसे दिन में करता रहता था। लगातार 100 से लगातार लगभग 1-1.5 महीने तक मैंने डेली कॉल्स किए बहुत सारे। जब सरकार बन गई तो बहुत अच्छा लगा। जब 67 सीट आई बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। सबने वहाँ पे हमारी बहुत सारे हमने पार्टी भी की अपने रूम पे जहाँ बैंगलोर में थे। उसके बाद जब सरकार बन गई तो देखा एजुकेशन में काम हो रहा है। एजुकेशन से मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन हमेशा से था। मतलब इस बात से मनीष जी के बोलने से पहले ही मैं बिलीव करता था कि यार एजुकेशन पे काम होना चाहिए, ये पैसे के ऊपर, क्योंकि मैंने भी एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की है। और सरकार का हक है, सरकार नहीं, एक जनता का हक है कि उसे फ्री में शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले। बिल्कुल, देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट है। हाँ। उसका मतलब ये है कि बच्चे को फ्री और सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, और वो भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो मैं मैंने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की है। मतलब मुझे पता है मेरे पापा ने कैसे मेरी फीस भरी है बचपन में, मेरी मम्मी ने कैसे काम किया है, कैसे मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है। तो हमेशा से वो दिल के अंदर वो था। तो जब काम करना शुरू किया 2015 में अतिशी मैम और मनीष सर ने, तो मैं बैंगलोर में नौकरी कर रहा था। बैंगलोर से मैं नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन करके मैंने दिल्ली आया। अच्छा, उतनी सैलरी पे मिल गई थी या कम में मिली थी? मैं कम में आया, मैं दिल्ली में कम सैलरी पे आया। बैंगलोर देश के लिए आपने 20-30 हज़ार रुपये की सैलरी
कुर्बान कर दी कि चलो कम मिल गया कोई। इससे ज़्यादा थी मेरी सैलरी इससे ज़्यादा थी, अच्छा। लेकिन मैं उससे कम पे आया दिल्ली जो मैं आया वो जितने मेरा पैकेज था उससे मैं कम पैकेज पे आया। और आते ही मुझे सिर्फ, मैं पढ़ रहा था, आने से पहले एक दिमाग में एक बात चल रही थी कि मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं जो दिल्ली में काम हो रहा है इसको मैं फेसबुक ट्विटर इन पे पढ़ता रहूं, तब इंस्टाग्राम था नहीं, फेसबुक ट्विटर पे पढ़ता रहूं और अपने आसपास लोगों को बताता रहूं, गर्व करता रहूं इस बात पे कि यार जिस पार्टी के लिए मैंने काम किया, मैं सपोर्ट किया, पैसे वो आज ये काम कर रही है। दूसरा रास्ता मेरे पास था कि मैं जाके जो काम कर रहे हैं, जो मैंने सपना देखा है, जो उन्होंने सपना दिखाया है, उसमें कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने दूसरे रास्ते को चुना। लड़का घुस गया। मैंने सोचा कि यार कंट्रीब्यूशन करूंगा वो ज़्यादा सही, सिर्फ पढ़ के मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अपनी नौकरी बदल के कम पैसे में नौकरी करके दिल्ली आ गया। यहाँ पे 1-2 महीने लगे मुझे सेटल होने में। मेरे ख्याल से 20 जून या 16 जून आई थिंक थी, 16 जून या 20 जून थी, मुझे पता भी नहीं था पार्टी ऑफिस कहाँ पे है। मैंने तो मैं जब पहली बार जब मैं 2013 में आया था तो हनुमान जो मंदिर है इसके पास में पार्टी ऑफिस था। हाँ तब था वहाँ सीपी में। सीपी में मैं यहाँ पहुँच गया, मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ देखा गायब है पार्टी ऑफिस। मैंने कहा ये क्या हुआ पार्टी ऑफिस कहाँ चला गया। फिर मैंने आम आदमी पार्टी की वेबसाइट खोली, उसमें पार्टी ऑफिस देखा कहाँ पे है। मैं वहाँ पहुँचा। लकीली उस दिन अतिशी मैम वहीं पे थी, पार्टी ऑफिस में। तब से आपका एक सफ़र जो तो मैंने सिंपल मैं अतिशी मैम से मिला। अतिशी मैम वहाँ पे आती नहीं थी, उस दिन आई हुई थी। मैं अतिशी मैम से मिला, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास सैटरडे संडे का टाइम है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैम ने ये सोचा कि ऐसे आते रहते हैं लोग, उन्होंने अपने एक बंदे से बोल दिया कि ठीक है इनसे नंबर एक्सचेंज कर लो। मैं घर चला गया। मैंने उसको डेली मैसेज करने शुरू किए, बताओ काम बताओ, काम बताओ। वो फिर उसने फिर मैम से पूछा होगा, फिर जो भी हुआ, फिर मैं एक राहुल जी हैं, राहुल जी ने मुझे कांटेक्ट किया, बोला स्कूल में, बोला क्या क्या करना पसंद करोगे, या किस चीज़ में अच्छे हो। ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सवाल था मैंने बोला कि ये तो मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, लेकिन आप जो बोलोगे मैं वो कर लूँगा। मेरा जवाब ये था। फिर उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोला, तो मुझे पता भी नहीं था। मैं गया, पहली मीटिंग मैम की नांगलोई जाट विधानसभा में थी। अच्छा। वहाँ पे मैं राहुल जी से मिला, और भी लोगों से मिला, मैम से मिला। फिर तब से वो जर्नी शुरू हुई। तब से मैं लगातार मैम के साथ काम कर रहा हूँ। ये स्कूलों में भविष्य में और कौन से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए? और जैसे अभी मैंने मेरी बिटिया की क्लास में देखा प्रोजेक्टर लगा हुआ था, जो मैंने पहले अपने टाइम में कभी नहीं देखा था, या उस टाइम आए भी नहीं होंगे, या आए होंगे तो स्कूलों के अंदर नहीं थे। स्कूलों के अंदर शायद कैमरे की क्या व्यवस्था है? तो बेसिकली स्कूलों में कैमरे लगवाए गए हैं, क्लासरूम में लगे हुए हैं, स्कूलों में ये वाईफाई कनेक्टेड है जो डायरेक्ट सीएम देख सकते हैं कि क्लास में क्या हो रहा है, या सिर्फ रिकॉर्डिंग वाले कैमरे हैं? रिकॉर्डिंग वाले हैं। ऐसा नहीं कि डिप्टी सीएम या एजुकेशन मिनिस्टर देख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हर जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो देख सकते हैं, एक्सेस सबके पास है। वो लाइव देख सकते हैं? लाइव भी लाइव मुझे नहीं पता अभी लाइव देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग हर जगह पे हो रही है, और डेफिनेटली प्रिंसिपल रिकॉर्डिंग लाइव देक सकता है। अच्छा, एक आम आदमी पार्टी के साथ काफ़ी चीज़ें अभी घटित हुई हैं। एक चीज़ जो आपने पूछा कि और क्या हो सकता है स्कूलों में, हाँ, फ्यूचर के लिए। तो अभी हमारा मानना ये है कि अभी तो हम काम करना शुरू कर पाए हैं, है ना, मतलब अभी हम बेस दे पाए हैं। तो जो मनीष सर बोलते हैं, तो सारे नेता बाहर ही आए हैं आपके। मनीष सर बोलते हैं कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उनका जो सोल्यूशन है वो क्लासरूम से होगा। तो क्लासरूम में अभी काम करना बचा हुआ है, और हम काम इस क्लासरूम में कर रहे हैं, जिससे कि जैसे एक पॉइंट होता है, हम गांधी जी को हमेशा पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। गांधी जी ने सिखाया है कि साफ सफाई रखो अपने आसपास, या हम किताबों में हमेशा पढ़ते हैं कि सड़क पे बाएं चलना चाहिए, या फिर हमेशा ये पढ़ते हैं कि ट्रैफिक लाइट जंप नहीं करनी चाहिए। हम इसको फॉलो कितना करते हैं? हमने सिर्फ नैतिक शिक्षा में पढ़ा या इस क्लासरूम में पढ़ा और पढ़ के एग्जाम पास कर लिया, जीवन में अमल नहीं किया उसका, लेकिन हम उसको जीवन में अमल नहीं कर पाए। तो अभी हमें सिखाना है कि आप कम पढ़ें, लेकिन जो भी वो आपके व्यक्तित्व में आए। आप अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो पुलिस वाला हो या ना हो, आप वहां पे खड़े रहें जब तक वो ग्रीन। ट्रैफिक जाम लगता भी हमारी वजह से है इसमें, रेड लाइट हो या ना, अगर दूसरे को जगह दोगे तो आपको जगह मिल जाएगी। गांधी जी ने सिखाया है कि साफ सफाई, हम उसी
स्कूल में जाके गांधी जी को हमने सुबह पढ़ा है, अगले दिन सुबह हम पहुंचते हैं उसी गंदे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में जाले लगे हुए हैं, खिड़कियां गंदी, वहीं बैठते हैं। तो वो साफ, ये तो जो हमने पढ़ा है वो हमारे व्यक्तित्व में आना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता, कहे जाए तो 8-10 नेता जेल में, अंदाजा मैं बता रहा हूँ, जिनके तो मैंने नहीं बोले, ये बंद थे। ये जो कानून है इसके बारे में जो सुनने को आता है कि इसमें जमानत नहीं दी जा सकती, और इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में और ठीक से, ताकि जनता भी समझ पाए कि ये कानून है क्या, ये ऐसा क्या कानून है जिसके अंदर इंसान दोषी ना भी हो तो भी जेल में ही रहेगा। क्योंकि अगर दोषी है वो अलग चीज़ है, दोषी नहीं है वो अलग चीज़ है, पर ये कानून ऐसा क्या कहता है कि बिना, जो इंसान ने कुछ नहीं किया वो जेल में रहेगा। तो इस कानून के बारे में थोड़ा सा आप ऐसे समझाएं कि वो थोड़ा सा जल्दी भी और समझ भी आ जाए। ठीक है, तो दोषी, जैसे आपने बोला दोषी होगा, दोषी कैसे डिसाइड होगा? दोषी तो जज डिसाइड करेगा, वो भी जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी होने के बाद, उसके बाद डिसाइड करेगा। ये पीएमएलए एक्ट है जिसका है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये बेसिकली जो ड्रग डीलर होते हैं, आतंकवाद का जो पैसा आता है, इसके लिए कानून बना था। अच्छा, कांग्रेस सरकार लेके आई थी 2014 से पहले बना। अच्छा, ठीक है। उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है, ड्रग बेचते थे, जो आतंकवाद जो करते थे, कि भाई जो पैसे, क्योंकि ये सारी चीजें पैसे से ही होती, इनमें इन लोगों को जेल में डाला जा सके। नरेंद्र मोदी सरकार ने, जब इनकी सरकार बनी 2014 में, इसके बाद इन्होंने इसमें एक एक्ट, और जो सेक्शन 45 है उसमें एक क्लॉज और ऐड किया, जिसमें इन्होंने ये बोला कि जो बेल है वो सिर्फ 2 कंडीशन पे मिलेगी। एक कंडीशन है जब ईडी का वकील कह दे, जो पीएमएलए एक्ट है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर आता है, ठीक है, ईडी का वकील कह दे कि इस इंसान के ऊपर, इस इंसान को हम जेल में रखने के लिए राजी नहीं है और इसके खिलाफ हमको कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ईडी खुद बोले, ईडी का वकील बोल दे खुद से, हाँ, मतलब ईडी बोली, हाँ, ईडी का वकील बोल दे, तब बेल मिलेगी। दूसरा, जब जज कह दे अच्छा कि इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, तब हो। तो अभी ये 2 कंडीशन डेडलॉक कंडीशन है। हाँ, कि मतलब उनके भरोसे चल रहे हैं, ईडी का हम साबित करते हैं, ईडी का वकील कहेगा नहीं, सही बात है ना, उसने कहा हुआ था तो सारे। हाँ, दूसरा, जज तब तक नहीं, जज कैसे कह दे, हाँ, जज तो तब कहेगा ना जब उसके सामने एविडेंसेस आएंगे, जब ट्रायल पूरा होगा, तभी तो जज कह सकता है। तो डेडलॉक कंडीशन की वजह से बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी को 5 महीने, संजय सिंह जी को 6 महीने, विजय नायर जी को लगभग 2.5 साल, मनीष सिसोदिया जी को लगभग 2 साल लगभग जेल में रखा गया। सोचिए, ऐसे नेताओं को बिना किसी एक एविडेंस के, एक भी एविडेंस, मतलब पिछले 3 साल में ये सरकारी एजेंसी, बिना एविडेंस के जेल में रखा है। 3 साल में सरकारी एजेंसियां लगातार सर्च करती आ रही। मनीष सिसोदिया जी को तो रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों को, घर परिवार, गांव सब छान मारा, 1 रुपया नहीं मिला। फिर भी बिना एविडेंस इन लोगों को सभी को जेल में रखा। मतलब हमारे देश का ये कानून है कि सबूत हो तो जेल में डालो, बनता है कि पहले तो होना तो यही चाहिए ना, कि अगर पुलिस के पास कोई केस गया है, कि कोई शिकायत करता है कि भाई ये आदमी ने ये काम करा है और ये सबूत हैं, पहले तो पुलिस को उससे पूछना चाहिए आपके पास सबूत क्या है, किसने ये काम करा है, और फिर अरेस्टिंग होनी चाहिए। मगर ये क्या कि शिकायत करी, उसे अरेस्ट कर लो, उसे डाल दो, फिर बोलो जी सबूत ढूंढने चलते हैं। बिल्कुल, तो ये हुआ यही, इन सबको जेल में डाल दिया। परिवार तो मतलब टूट जाता है ऐसे तो। बिल्कुल, मतलब परिवार तो टूट ही जाता है। तो इन सबको जेल में डाल दिया बिना किसी एविडेंस के। इतने साल केस चले, अब जब सबको बेल मिल गई है तो जज ने यही बात बोलते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने यही बात बोलते हुए बेल दी है कि आप किसी इंसान को बिना एविडेंस के, बिना ट्रायल शुरू किए हुए आप हमेशा उसको जेल में नहीं रख सकते। ये ट्रायल क्या है? ट्रायल बेसिकली इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया होती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, उसका चार्जशीट में किसी इंसान के ऊपर कुछ केसेस लगाए जाते हैं, धाराएं लगाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो डिले चार्जशीट, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, तब उन्होंने चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट फाइल करने के बाद वो ट्रायल शुरू नहीं कर रहे थे, लगातार कॉन्टिन्यूअस बिना किसी रीजन के डिले पे डिले किए जा रहे हैं। एक तो एविडेंस नहीं, दूसरा ट्रायल डिले किए जा रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी मनीष सर को, अरविंद सर को, तो यही कहते हुए बेल दी कि आप किसी इंसान को हमेशा के लिए जेल में नहीं रख सकते, आपको या तो आप ट्रायल शुरू करें, बिना किसी रीजन के आप ट्रायल डिले किए जा रहे हैं, ये कहते हुए बेल दी। कल
सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट और दिया है कि पीएमएलए सेक्शन 45 में आप किसी इंसान को जब तक ट्रायल शुरू नहीं करेंगे तब तक आप उसको जेल में नहीं रख सकते हैं। लगातार आप उसकी बेल के लिए ऐसे रिजेक्ट नहीं हो सकते कि बेल ना मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोल दी। अल्टीमेटली यही बात आ गई कि जो देश के कानून का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज ए रूल। मेरा एक आपसे और सवाल है, आतिशी जी जो हमारी नई मुख्यमंत्री बनी हैं, इनके बारे में हम मतलब यही जानते हैं कि आतिशी पहले एमएलए रही, उसमें मंत्री पद जो है मिला अभी थोड़े टाइम पहले। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि नई हमारी दिल्ली की नई सीएम है, तो उनके बारे में, जैसे अरविंद जी के बारे में हमें पता है, आतिशी के बारे में आतिशी जी के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए, आप उनके साथ रहे हैं, काम करने में कैसी हैं, क्या वर्क स्टाइल क्या है उनका, इस बारे में। जैसा आपने मुझसे स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे बारे में कि आप बैकग्राउंड में रह के काम करते हैं, तो एक तो मेरा व्यक्तित्व ही है वो। दूसरा वो चीज़ मैंने आतिशी मैम से सीखी है। जैसा आप उनको जानते हैं कि वो एमएलए बनी, लेकिन वो 2015 में ही पार्टी के साथ एजुकेशन मिनिस्टर की एडवाइज़र थी। जो हमारे डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया सर हैं, उनकी एडवाइज़र थी आतिशी मैम। और जितना भी दिल्ली का जो शिक्षा क्रांति हुई है, इसके पीछे का ब्रेन, जो डे टू डे लाइफ में जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने अपना दिमाग लगाया है, प्लानिंग की है, वो आतिशी मैम की है। तो वो आतिशी मैम जिन्होंने मतलब गुमनाम नाम था, आज वो नाम एक बड़ा नाम बेशक बना है, पर उन्होंने जो काम करा है वो नाम के लिए नहीं, वो सिर्फ काम का नाम हुआ है। बिल्कुल वो उनके। और सोचिए, जब एडवाइजर होने के बाद भी वो 1 रुपए की सैलरी पे नौकरी करती थी, सिर्फ 1 रुपए सरकार से लेती थी। ये तो सेवा भाव हुआ। बिल्कुल। और एक बात और बताऊं, स्टार्टिंग में जब एडवाइजर बनी तो मेट्रो से चलती थी वो। अच्छा। बाद में अरविंद सर और मनीष सर ने उन्हें फोर्स किया कि आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका टाइम खराब होता है मेट्रो से जाने में, इसलिए आपको गाड़ी। तो वो पहले गाड़ी भी नहीं ले रही थी, वो मेट्रो से ही चल रही थी। हाँ, मेट्रो में वैसे तो टाइम बच जाता है, पर मेट्रो जाना, टिकट लेना, बाहर निकलना, और एक आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम में दिया जा सके। बिल्कुल, जिससे कम्यूटिंग में टाइम आपका, पर काम ज़्यादा हो पाएगा ना, काम ज़्यादा होगा तो पब्लिक को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए फिर उनको गाड़ी दी गई। उनका व्यक्तित्व तो हमेशा काम करने का रहा है आतिशी मैम का, कि उनका हमेशा एक बात ही कहती हैं वो, कि जो भी काम मिले मैं काम करूंगी, और पूरे दिल से करूंगी, और पूरी मेहनत से और अच्छा काम करके दूंगी। स्टार्टिंग में वो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो बैक एंड टीम मैनेज करती थी, पॉलिसी बनाती थी, पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया है, जो कैंडिडेट्स होते थे उनको कॉल करके फीडबैक करवाती थी। तो ये सारे काम से उन्होंने शुरू की थी। हमारी आम जनता के लिए एक क्वेश्चन है कि हमारी जो नई मुख्यमंत्री बनी हैं, लोग उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी से उम्मीद करी थी कि उन्होंने जैसे काम करा है जनता के लिए, तो आतिशी जी भी वैसा ही करेंगे। उनसे भी एक उम्मीद है कि हो सकता है वो और ज़्यादा ही उम्मीदों पे खरी उतरे। तो एक आम इंसान के मन में एक बात रह जाती है कि वो अपने सीएम से कैसे मिल सकती, इसका क्या तरीका है? कि ऐसे तो सीधा है नहीं कि आपने फ़ोन नंबर दे दिया और वो सीधा बात कर लेगा। तो सीएम से मिलने का कोई ऐसा तरीका है कि आम इंसान अगर चाहे कि मैं अपनी कंप्लेंट कहीं जिसकी सुनवाई ना हो रही हो सरकार में, कहीं मान लीजिए नीचे अधिकारी नहीं सुन रहे, तो वो सीएम तक कैसे पहुंच सकता है? तो देखिए, 2 तरीके हैं इसके। मतलब एक तो मैं ये बोलूँगा कि आतिशी मैम बहुत ही मिलनसार हैं। आप कभी भी उनकी कोई फ़ोटो देखें या कभी भी उनके साथ घूमें, तो जनता से ऐसे मिलती हैं जैसे उनके घर का कोई इंसान है। उसी तरीके से गले मिलना, उसी तरीके से बात करना, हंस के उस तरीके से मिलती हैं। दूसरा, आपने मिलने का पूछा तो 2 तरीके हैं। एक तो कालका जी से विधायक भी हैं वो, तो कालका जी में उनका अपना ऑफिस है। आप सैटरडे संडे में मैम कालका जी में रहती हैं, क्योंकि 5 दिन तो सीएम हैं या पहले मिनिस्टर थी, तो सचिवालय में रहती हैं। सैटरडे संडे आप उनके कालका जी ऑफिस पे जा सकते हैं। वहाँ पे टीम आपको हमेशा मिल जाएगी, उस टीम से आप मिलके अपनी बात पहुँचा सकते हैं। कालका जी में कहाँ पे? कालका जी में गिरिनगर में लेबर कोर्ट ऑफिस है। अच्छा, ठीक है। उसके अंदर मैम का ऑफिस है जी। वहाँ पे टीम बैठती है, उस टीम से आप मिल सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं पे आपको मैम के बारे में बता दिया जाए कि मैम कब ऑफिस में आएंगी, क्योंकि अपने एरिया में भी घूमती हैं वो, लोगों से मिलती हैं, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, जो सीएम कार्यालय होता है, जो पिछले अरविंद सर का भी था और अब आतिशी मैम का भी है, तो सीएमओ कार्यालय भी आप जा सकते हैं। उस सीएमओ कार्यालय जाने के लिए क्या किया गया? मेल से भी हो सकता है कि हम घर से कोई मेल करें, कुछ करें कि हमारी ये कंप्लेंट्स हैं, हमें
मिलना है या एक कंप्लेंट सोल्व हो जाए जिसको लेकर कई अधिकारी काम नहीं करते, तो हम चाहते हैं घर बैठे कोई ऐसा पोर्टल मिल जाए। मेरा सुझाव ये, देखिए पोर्टल तो है क्योंकि हमने PGMS नाम से हम चलाते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, पब्लिक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम वो चलाते हैं, तो उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगर सिंपल आपको कंप्लेंट रिजॉल्व करवानी तो आप PGMS में कंप्लेंट कर सकते हैं, वो कंप्लेंट डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा ठीक है। वो 2015 से ही कॉन्टिन्यूअस अरविंद सर की अध्यक्षता में वो बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से ठीक काम है। करता है। जी तो मेनली तो वो है, लेकिन अगर आप मिलना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको जाना ही पड़ेगा, मतलब वर्चुअली तो आप नहीं मिल सकते हैं, तो आपको जाना ही पड़ेगा, ये है। ठीक है। और एस आपसे एक आखिरी सवाल है, आपका टाइम बहुत ले लिया है। सवाल सिर्फ ये है, आम जनता के लिए कोई ऐसा संदेश जो आप देना चाहते हो जो उनके काम आ सके। तो देखिए, एक मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ मैं भी, क्योंकि प्रोफेशनली मैं अपनी नौकरी करता हूँ जहाँ से मेरी पॉकेट में पैसा आता है, और पार्टी के लिए, समाज के लिए मैं काम करता हूँ जिससे मेरा सुकून मिलता है और दिल भरता है। आम जनता के लिए मेरा ये नया वर्ड बड़ा अच्छा है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। तो मेरे दोस्त ने भी एक बुक भी लिखी है, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, तो वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, उम्मीद है लोग खरीदेंगे। जिनको ना पता हो अमेज़ॉन पे सर्च करिएगा पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, आपको मिल जाएगी। वैभव श्रीवास्तव की बुक है, वो पढ़िएगा। आम जनता के लिए जैसा आप पूछ रहे थे, तो मेरा मानना है कि देश में बदलाव जो होता है, जो डेमोक्रेसी है भारत देश की, वो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोग कितना इन्वॉल्व हैं। अरविंद सर कहते हैं कि 5 साल में एक बार वोट देने को डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं, आपको कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा। एक तो वो करें, दूसरा अगर आप सिर्फ वोट देने भी जा रहे हैं तो वोट देने से पहले आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, अपने आसपास ये देख लीजिए कि कौन एक्चुअल में आपके लिए काम कर रहा है, कौन आपके बच्चों के लिए कौन स्कूल बना रहा है, आपके लिए कौन अस्पताल बना रहा है, आपके लिए कौन बिजली 24 घंटे दे रहा है, आपके लिए कौन पानी दे रहा है, आपके लिए कौन ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छे तरीके से दे रहा है। ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जो आपको अच्छे से दे रहा है, सरकार बनती इसलिए जो आपको ये सारी सुविधाएं अच्छे से दे रहा है, आप ये इनको वोट दीजिए, क्योंकि वो लोग आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जैसे बहुत ही बेसिक सी बात है, 70 साल में आप स्कूल सही नहीं कर पाए, तो जो हमारे बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है, देश में हम इनकम टैक्स देते हैं, मैं इनकम टैक्स देता हूं, इनकम टैक्स देने के बावजूद कल को अगर मेरा बच्चा हो तो दिल्ली में अगर मैं नहीं रह रहा हूं, मैं किसी और राज्य में रह रहा हूं, अब पंजाब भी है, दिल्ली और पंजाब छोड़ के अगर मैं किसी और राज्य में हूं तो मैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, भरोसा नहीं है। तो अगर मैं नहीं भेजूंगा तो मैं इनकम टैक्स देता हूं, उसके ऊपर मैं एजुकेशन सेस भी देता हूं उसमें, तो मैं ये मेरा इनकम टैक्स कहां जा रहा है। और देश में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है जो कहता है कि 8वीं क्लास तक मेरे बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा तो ये भी मैं अलग से पैसा दे रहा हूं। तो मेरा आम जनता से यही कहना है कि थोड़ा सा एक बार वोट देने से पहले एक बार ये जरूर देख लें कि कौन एक्चुअल में आपके लिए काम कर रहा है, अपने आसपास देख लें, दिखावेबाजी में ना जाएं, अपने आसपास देख लें और फिर इस पे आप काम करना। 3 साल का एक बच्चा जब स्कूल के अंदर कदम रखता है और जब वो 12th पास करके निकलता है एक प्राइवेट स्कूल से, उसके बीच में जो वो टर्म है वो 12वीं तक पास करना, 12वीं पास करने के बाद जब वो निकलता है ना, वो 50 लाख रुपए के आसपास उसके पेरेंट्स खर्च कर चुके होते हैं, क्योंकि स्कूली व्यवस्था अच्छी नहीं है। अभी पेरेंट्स विश्वास नहीं जता पा रही हैं सरकारी स्कूलों पे। दिल्ली के अंदर कुछ हद तक ये सफल हुआ है कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, पर दिल्ली में इसकी संख्या बड़ी है, पर पूरे देश में आज भी ये चीज़ें नहीं हैं। तो 50 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। हेल्थ सिस्टम, और अगर इसकी बात की जाए तो आने वाले जीवन काल के अंदर पढ़ाई और हेल्थ, जो एक शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके ऊपर इंसान 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर देता है, सिर्फ किस चीज़ पे? अपनी इस हेल्थ को बनाने के लिए। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों पर जो सरकार का काम है काम करना, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। अगर कर रही होती तो आज 1 करोड़ रुपये इंसान की जेब से नहीं जाता, जो बचना चाहिए था। और इसी को लेकर मेरी आम जनता से सिर्फ यही अपील है कि आम जनता सोचे और विचार करे
और वोट किसी धर्म या किसी व्यक्ति विशेष को ना दिया जाए, उसके काम को दिया जाए, शिक्षा को दिया जाए, स्वास्थ्य के नाम पे वोट दिया जाए। यही मेरी आपसे अपील है। और शैलेश जी, आपने टाइम दिया और जनता के सामने बातें रखी, कई चीज़ें जो जनता को नहीं पता थी, हमें नहीं पता थी, वो आपने बताई। जो हमें ये पता ही नहीं था कि इतने क्लासरूम बन चुके हैं। हमें तो ये था कि सरकारी स्कूल है, उसमें आपने डेस्क रख दिए, कैमरे लगा दिए, टॉयलेट अच्छे कर दिए, यही पता था। मगर इतनी क्लासरूम बन गए हैं कि आने वाले जो नए बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे उनकी तैयारी सरकार कर चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ी इनिशिएटिव हो और ये हर सरकार को करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी। बेसिकली हमें सरकार चमकाने के लिए काम करने की ज़रूरत है, बातें करने की नहीं। बातें काम की होंगी तो अच्छा रहेगा, यही सबको चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू। द सतीश लोटा शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आप सुन लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाता रहूँ और आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आप लोगों के लिए होती हैं वो आगे लाता रहूँ। Yeah.